ऐसे तो नहीं बोलते थे ना, एक जरदारी सब पे भारी। तो वजह थी कि ये नारा लगाया गया। हर पार्टी का ये राइट है उनको मुश्किल से कैसे निकालना है। हमारे बड़े भाई चाहते थे कि ये दोनों मार्शल आर्ट फील्ड में जाएं, विद स्टडीज और स्पोर्ट्स को साथ चलाएं। आईसीसी ने कितने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को लॉट किए? अबे बैरियर टाउन से होके रहा है। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग एंड वार्म वेलकम टू दुनिया बोल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। सैरिश, आज तो आप रेड राइडिंग हुड लग रही हैं, आपको भी गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बिल्कुल पता था कि आज मेरे कपड़ों के कलर पे यकीनी तौर पर तलहा की तरफ से कोई ना कोई कमेंट आएगा। आ गया, प्रिपेयर थी। हाँ, आ गया। तो वैसे तो खैर ये बहुत ही प्यारा कलर है, चाहने वालों का रंग है, लाल गुलाब पेश किया जाता है, तो इसलिए ये कलर्स मेरा ख्याल है तमाम ही ख़वातीन का फेवरेट कलर है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप बुखारी शरीफ उठाएं, सही बुखारी चैप्टर है बाबुल लिबास, पेज नंबर है 358, तो उसके अंदर नबी करीम आका तो जहाँ रहमतुल्लिल आलमीन ने ये कलर वैसे मना किया है कि ये कलर शैतान का पसंदीदा रंग है, इसमें नमाज ज़ाया हो जाएगी। मैं देख रहा हूँ ये रंग तुम पे गालिब आ रहा है। को 15-20 हदीसें लगातार आपको जो है ना रेड कलर से मिलेंगे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत का कलर है सैरिश, दैट इज़ मरून या डार्क ब्राउन। तो वो सुर्ख की तरफ लोग ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक्चुअली इट्स मरून या डार्क ब्राउन। और सुर्ख के लिए, रेड के लिए कहा गया है कि शैतान का पसंदीदा रंग है, मत पहना करो। अच्छा, मेरा फर्ज है, हर अच्छी बात अल्लाह की अमानत होती है, मैंने आप तक पहुंचा। चले, मैं बिल्कुल आज माफी, आपको मालूम नहीं था। हाँ, मुझे मालूम नहीं था, मैं कंसिडर करूंगी आपकी इस बात को। अच्छा जी, अब हम फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, कोट ऑफ द डे शामिल करते हैं, हदीस मुबारका है, क्योंकि आपको पता है ईद हम लोगों की बिल्कुल करीब है और तैयारियां हो रही हैं, ऐसे में जानवरों की आमद का सिलसिला भी जारी है। तो उसी से रिलेटेड हमने ये हदीस मुबारका आज आपसे शेयर करनी है। जिसने सवाब की नीयत रखते हुए खुश दिली के साथ अपनी कुर्बानी की, वो जानवर उसके लिए जहन्नुम से निजात का जरिया बनेगा। यानी वो जानवर, कहते हैं ना कि अल्लाह ताला को कौन सी बात पसंद आ जाए आपको नहीं पता, आप कितने ही गुनाहगार क्यों ना हो, आपकी बख्शिश हो सकती है। तो ये भी एक जरिया बन सकता है कि आपने कुर्बानी नीयत के साथ, अच्छी पूरे दिल के साथ की, तो कबूल हो गई, तो बिल्कुल वो जानवर आपकी निजात का जरिया बनेगा। यस, ऐसा ही होना चाहिए। और अल्लाह ताला हम सबको कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए और सही नीयत के साथ, सही अकीदे के साथ कुर्बानी करने की तौफीक अता फरमाए। नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। इलेक्शन तब होंगे जब मैं कराऊंगा। आसिफ अली जरदारी के मिशन पंजाब के बाद पूरे एतमाद बयान ने सियासी मैदान में नई बहस छेड़ दी। क्या वाकई पीडीएम की इत्तेहादी हुकूमत में फैसला साजी का इख्तियार साबिक सदर के पास है? हुकूमत की बजट से पहले बचत की तजवीज़, रिलीफ की उम्मीद लगाए ताजरों के लिए तकलीफ बन गई। 1 जुलाई से मार्केटें 8 बजे बंद करने का फैसला मानने से साफ इनकार कर दिया। हुकूमती फैसले पर ताजरों के तहफ़्फ़ुज़ात आखिर हैं क्या, जानेंगे आज के शो में। कोई मुकाबिल नहीं दूर तक, बल्कि बहुत दूर तक हुंजा की जुड़वा बहनों ने साबित कर दिखाया। मनीषा और मलीहा सिर्फ दिखने में एक जैसी नहीं, सलाहियतों में भी एक जैसी हैं। नेशनल गेम्स के दौरान वुशु के मुकाबलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली बहनें आज हमारी मेहमान होंगी। और शोलों में लिपटी खवातीन की कहानी, आलमी पजीराई पाने वाली पाकिस्तानी मूवी इन फ्लेम्स एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पाकिस्तानी टैलेंट की पहचान है। कांस फिल्म फेस्टिवल तक का सफर कैसे मुमकिन हुआ, जानेंगे आज अदनान टीपू से। अच्छा तला, अदनान टीपू तो आपको पता है इतने वो एक्साइटेड हैं और बिल्कुल सरप्राइज्ड हैं। वो कह रहे हैं कि मुझे तो अभी भी यकीन नहीं आ रहा कि वाकई हम लोगों की मूवी कांस फिल्म फेस्टिवल में गई है और उसके लिए नॉमिनेट हुई है, और मुझे भी हो रहा है कि मैं ज़रूर ये मूवी देखूंगी। हॉरर आई थिंक यकीनन देखनी चाहिए। वैसे तो मैं अदनान टीपू का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, बड़े हम्बल डाउन टू अर्थ इंसान हैं, ऐसे अदाकार हैं जिनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं और यकीनन अदाकार तो वो लाजवाब हैं।
बिल्कुल। अब आ जाते हैं ट्रेंड्स की तरफ। तो लाहौर जिंदा दिलाने लाहौर, जिन्होंने मौसम को भरपूर तरीके से एंजॉय किया और ट्वीट्स की भरमार की है जनाब। वैसे आज कराची में भी बादल हैं वैसे, अल्लाह करे बारिश हो जाए। मैंने कहीं पढ़ा था कि साइक्लोन बन रहा है कोई। हाँ उम्मीद थी, लेकिन वो दूर है, अभी थोड़ा करीब नहीं आया। करीब आएगा तो हम अलर्ट जारी करेंगे। लेकिन लाहौर वालों ने बारिश एंजॉय की है और गर्मी का जोर टूट गया है। दे हैव एंजॉयड द रेन लॉट। खाने पीने के बड़े मौके पैदा हो गए हैं वहाँ पे, लोग बाहर निकल रहे हैं। गर्मी बहुत ज्यादा थी, हीट वेव चल रही है, क्लाइमेट चेंज ने सबको परेशान किया हुआ है। थोड़ा वक्त पहले शहर आपको मालूम था ना कि इस्लामाबाद के लोग हीटर चला के तरबूज खा रहे थे। हाँ बिल्कुल। तो बड़ा हैरान हुए कि हीटर और तरबूज साथ कैसे हो सकता है। लेकिन मैं ये बात सोच रही हूँ कि काश वो वक्त भी आए कि जब बारिश हो और हमको ऐसी खबर ना पड़े कि फीडर्स ट्रिप कर गए और आधा लाहौर बिजली से महरूम हो गया। या अल्लाह आमीन। बड़ी अच्छी बात कही आपने सैरिश। वो दिन आएगा इंशाल्लाह, बहुत जरूर करीब है वो दिन। चले जी, उम्मीद है अल्लाह में। बिल्कुल। और एक और जो ट्रेंड है वो है हमारे कौमी बैटर मोहम्मद रिजवान। वो ट्रेंड में शामिल है। तकरीबन 38,000 लोगों ने इस पर ट्वीट किया पर मोहम्मद रिजवान की कई वीडियोस वायरल हो रही हैं। कभी वो अमेरिका की मस्जिद में अजान देते दिखाई देते हैं, तो कभी वो रोड पर नमाज की अदायगी के लिए न्यूयॉर्क में रोड पर नमाज पढ़ रहे थे तो लोग बड़े खुश हुए। यकीनन यही है वो दीन जिसकी हमें रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में मुसलमानों को करनी चाहिए। बट सैडली होता यह है कि हम भूल जाते हैं हमारे फ़राइज़ क्या हैं। लेकिन रिजवान जो अल्लाह ने उनको मकाम अता किया है, जो इज़्ज़त अता की है, वो उसका हक अदा कर रहे हैं सर। बिल्कुल हक अदा कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब ऐसे मतलब प्लेयर्स जाते हैं। वरना आमतौर पर हम लोग ये तासुर रखते हैं कि पता नहीं वहाँ पार्टी शार्टी होती होगी, इंजॉय करके वापस आ जाते होंगे। लेकिन जाहिर है अपने दीन, अपने इस्लाम, अपनी नमाज को वो याद रख रहे हैं और बाकायदा ये दिखा भी रहे हैं कि भाई हम लोग भूलते नहीं हैं बाहर आकर। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ ताजिर बरादरी की, जो कि इस वक्त काफ़ी परेशान दिखाई दे रही है। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल मुल्क भर में मार्केट्स को रात 8 बजे बंद करने का फैसला हो गया है। जब ये फैसला हुआ है, ताजिरों ने इसको मुस्तरद किया है, एहतजाज किया है और इस इजलास में कौमी तवानाई बचत प्लान पेश किया गया है। एहसन इकबाल कहते हैं कि कमर्शियल एरिया रात 8 बजे बंद होंगे और एनर्जी की बचत के लिए सूबाई हुकूमतें अमल दरामद कराएंगी। अच्छा, मैंने वैसे तला कहीं पर एक खबर पढ़ी थी, इस पर अतीक साहब इसकी तस्दीक करेंगे कि स्ट्रेटजी तरतीब देने से पहले किसी न किसी प्लेटफॉर्म पर ताजिरों से मशवरा के सजेशंस लिए गए हैं। अगर लिए गए होते तो फिर ये एहतजाज या फिर ये इनकार सामने ना आता। जो आप कह रही हैं वो है तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेना। यकीनन इस वक्त जो बजट आ रहा है उससे हमने सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है IMF से हमने अप्रूवल्स ले लिए हैं। उनसे हम आप पहले ही भेज दें तजावीज़ कि हम ये बजट लेकर आने वाले हैं, क्या आप इजाज़त दे रहे हैं तो हम ये लेकर आएँ। तो इस वक्त जो स्टेक होल्डर सबसे बड़ा है वो IMF है, जिसने हमें पैसे देने हैं। इसने पैसे नहीं दिए तो हम मुश्किल में होंगे, इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए शायद ताजरों से तजावीज़ उस तरह नहीं ली गई जैसे हम आमतौर पे देखते हैं बजट आने से 10-15 दिन मुझे लगा कि शायद इस बार कुछ डिफरेंट हो गया और ले ली गई हो, लेकिन ऐसा आई थिंक सो नहीं हुआ, तभी ये सूरत हाल पेश आ रही है। वो खुद से जाके देते हैं। अच्छा, मैं बल्कि हम चाहेंगे कि कोई हमें इकोनॉमिक एक्सपर्ट मिले तो हम उससे ये भी पूछेंगे कि जो 9वां-10वां इजलास जायजा इजलास मिलाने की बात हो रही है कि इन दोनों जायजों को मिला के कुछ सूरत हाल आगे बढ़ेगी, उसका क्या इफेक्ट्स होंगे? मेरे ख्याल से अब बजट आ रहा है तो 9वां-10वां इजलास तो पुरानी किस्सा पारीना बन जाएगा, क्योंकि अब बजट के बाद एक नया प्रोग्राम शुरू होने की जरूरत है जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जुलाई एंड और अगस्त, यानी फिर हम ये भी एक्सपेक्ट करें कि फिर एक मिनी बजट और आएगा, क्योंकि जाहिर है फिर जब इजलास बाद में होगा। ये बजट ऑलरेडी क्योंकि IMF की रजामंदी के साथ आ रहा है तो वो दोबारा अपनी तजावीज़ नहीं देंगे, वो ऑलरेडी अपनी तजावीज़ लिखकर दे देंगे, क्योंकि जानते हैं IMF के इलेक्शन भी होने हैं। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी इस वक्त बजट के ऊपर मुतासर हो रही है, IMF की मूड के ऊपर मुतासर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए, क्योंकि IMF कह रहा है कि आप मुझसे 3 साल के वादे कर रहे हैं, आपकी हुकूमत तो 3 साल नहीं रहेगी, इस साल आपको कानूनी और आईनी तौर पर इलेक्शन कराने हैं। दिस इज अ ह्यूज प्रॉब्लम राइट नाउ। अतीक मिर्जा हमारे साथ आ गए हैं। अतीक साहब अस्सलाम वालेकुम। सर उम्मीद करता हूँ ये बताइए कि हम जानते हैं मुल्क के पावर सेक्टर का हाल क्या है, बाकी सारे सेक्टर्स का हाल क्या है, ऐसे में बजट भी सर पे खड़ा हुआ है। अब आप स्टेक होल्डर जरूर हैं इस इकोनॉमी के, इस मईशत के, लेकिन आपकी वो वैल्यू नहीं रही है इस मईशत में, क्या वजह है सर? लेकिन वैल्यू किसकी है, मुझे कोई एक नाम बता दें कि IMF किसकी वैल्यू है? IMF की तो फिर सारी वैल्यू उसी की है। तो भाई बाप है, एक ऐसा देवता है जिसकी भेंट कुछ चढ़ा दिया हमने, ये मुल्क, इसकी आज़ादी, इसकी खुशहाली, इसकी आवाम। तो और IMF इसलिए देवता कि हमने सूदी निज़ाम मईशत को गले लगाया और उसके बाद हमने उसे जान छुड़वाने की कोशिश की। देखिए, आज मैं समझता हूँ कि हम जिस तरह से कि निज़ाम अपना चलाने की कोशिश कर रहे हैं,
दुनिया में इससे बदतर या इससे जिल्लत कोई हो नहीं सकती कि पहले हम IMF से कर्जा मांगते थे, अब IMF ने इनकार किया, दोस्तों से कर्जा मांगा, दोस्तों ने इनकार किया, फिर हम भीख मांग रहे हैं सारी दुनिया में कि चले हम मांगने वाले तो नहीं हैं, मांगने नहीं आए हैं, हमारी कुछ जरूरतें हैं, हम शुक्रिया अदा करेंगे। तो यहाँ पे मंजर देख लिया। तो अतीक साहब हमेशा ये होता है कि ताजिरों को कहा जाता है कि 8 बजे आपने मार्केट्स बंद करनी है, हमने एनर्जी बचानी है, और हमेशा आप लोग इनकार करते हैं, फिर से वही फैसला हो जाता है। जब एहतजाज आप लोग करते हैं तो क्यों फिर ये फैसला किया जाता है, आप लोगों को रूप में क्यों नहीं लिया जाता? और इससे कौन सी बड़ी बचत होती है? इसी से आप इनकी एक नाकिस हिकमत अमली का अंदाजा लगा सकते हैं। असल में बात यह है कि एक आसान रास्ता, जब ये IPPs पर दबाव डालते हैं, पावर कंपनीज की कारकर्दगी पर सवाल उठता है, तो उनके लिए बहुत आसान होता है, क्योंकि देखें ब्यूरोक्रेसी बड़ी शातिर है और बदकिस्मती इस मुल्क की कि हमारे यहाँ प्रॉपर लोग नहीं है जो इन मिनिस्ट्रियों के लायक हों। उनकी नाअहली का फायदा उठाते हुए बार बार एक ही डगर पे डाल दिया जाता है कि मुल्क भर में 8 बजे कारोबार बंद करवा दें। ये बगैर हिकमत अमली के। तो अब आप लोगों का लाहेमल क्या है? देखिए, जो मुमकिन ही नहीं है 6 बजे, देखें ऐसी मार्केटें हैं जो 6 बजे से लेकर रात 1 बजे तक मुख्तलिफ नौइयत के कारोबार की मार्केटें बंद होती हैं। अब सबको आप 8 बजे बंद करें तो एक इंतशार है, पहले भी हुआ अब भी होगा। और फिर यही बात है कि मार्केटों में जब कोई जबरदस्ती दुकानें बंद करवाने के लिए आता है तो तसादुम होता है और फिर हुकूमत को अपना फैसला। लेकिन अतीक साहब, मैं भी सोचने पर मजबूर हूँ, आपको ये ख्याल आता है नहीं आता? मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जो 208 ऐसे हुकूमती इदारे हैं, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, फॉर एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर स्टील मिल कब से बंद पड़ी है, तनख्वाहें जा रही हैं, पेंशनें जा रही हैं, अजीब सी बात नहीं है कि उनको बंद नहीं किया जा रहा? देखिए, एक खास ये मुल्क 2 तबकात में तकसीम हो गया है। एक वो तबका जो मुराद याफ्ता है, ताकतवर है, कानून से बालातर है। एक वो तबका है जो हम जैसे लोग हैं, पसमानदा है, जो हालात और जिंदगी में पिस रहे हैं, जो मैशियत की बर्बादी का शिकार हैं और यकीनन हम कमजोर हैं। इसमें बालातर जो ताकतें हैं, बदकिस्मती के वो भी उन्हीं की सरपरस्त हैं, वो जो अशराफिया है या एलीट क्लास है। हमारी सरपरस्ती या हमारी नुमाइंदगी या हमारी मदद करने वाला अल्लाह की जात के अलावा कोई भी नहीं है। जिस मुल्क में आप देखिए वाज़े तौर पर ये कहा जा रहा है कि मुल्क दिवालिया के करीब है। जाहिर है जब बंद कमरों में फैसले होंगे और इम्पोज किए जाएंगे तो ऐसा ही रद्द-ए-अमल सामने आएगा, जो जैसा कि आप दे रहे हैं। अतीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, और अब देखते हैं कि सूरत हाल की, क्योंकि देखिए जो लोग शाम को अपने दफ्तर से फारिग होते हैं 6-7 बजे और उनको अगर अपनी फैमिली के साथ चंद लम्हे अच्छे गुजारने हैं तो वो तो फिर 7-8 बजे के बाद ही जाएंगे बाहर, और बाहर जब सब कुछ बंद होगा तो जाहिर है फिर उनके लिए वो तफरीह भी उनकी छिन जाएगी। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो बाहर नहीं जा सकते अपने घर से, माशी हालात हमारे ऐसे हो गए हैं कि शायद हमारी बातें सुनकर वो ये सोच रहे होंगे यार इनको आइडिया नहीं है कि हमारे हालात क्या हैं। लेकिन मैं उनके दिल पे हाथ रख के बताना चाहता हूँ कि हाँ, हमें आइडिया है। बहुत सारे लोग बहुत मुश्किल में हैं, 2 वक्त की रोटी मुश्किल से सहरिश खा पा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद करे, मुआशी हालात सही करे, रुपए को मुस्तहकम करे, हमारे फॉरेक्स रिजर्व सही करे और बजट में अल्लाह ताला हमारे हुक्मरानों की मदद करे। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं थला। इत्तेहादी हुकूमत आइंदा माली साल 2023 और 24 का बजट 9 जून को पेश करेगी और कौमी तरक्याती बजट का हजम जो है वो 27,000 अरब रुपए से जायद रखने की तजवीज़ दी गई है। बोल न्यूज़ तफसीलात सामने ले आया है। दस्तावेज़ात के मुताबिक विफाक के लिए 1150 अरब और सूबों के लिए 1559 रुपए का तरक्याती बजट मंजूर हुआ है। वजारत दिफा के लिए 2 अरब 80 करोड़, दाखिला के लिए 8 अरब, सेहत के लिए 13 अरब, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 491 अरब का बजट तजवीज़ किया गया। मैं 2 यहाँ पर पॉइंट जरूर रेज करना चाहूंगा सरिश। पिछले साल जो मिफ्ता इस्माइल साहब ने बजट पेश किया था दैट वाज 9,500 बिलियन, 9,500 अरब। तो इस साल अगर 27,000 अरब की बात हो रही है तो ये तो दुगने से भी ज्यादा हो गया। तो यकीनन ये पैसे कहाँ से आएंगे? पिछले साल भी हम खसारे में थे, बजट खसारे में 3,500 अरब की, अब कितना खसारा होगा? और साथ साथ जो तरक्याती बजट है विफाक के लिए को 1,1100 अरब है और बाकी सारे सूबों के लिए को 1,500 अरब के करीब है।
तो मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ, बाकी सारे सूबे तो इतना बड़ी साइज रखते हैं, इतनी बड़ी आबादी है, वफाक तो छोटा सा है, तो फिर वफाक का इतना ज्यादा बजट क्यों सारे सूबों का कंपेयर किया जाए? तो ये बड़ी अजीब सी बात है। आगे बढ़े सरिश। बिल्कुल एक अहम खबर हमारे पास आ रही है। सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट्स एंड ऑर्डर्स एक्ट के खिलाफ दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई हैं। चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज केस की समाअत करेगा। मजीद बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं जुल्करनैन इकबाल, उनसे जानते हैं कि इस केस में आज क्या होने जा रहा है। जुल्करनैन बताइएगा। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर्स का जो कानून पास किया गया था कुछ ही दिन पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से, उसके खिलाफ 2 दरखास्तें दायर हुई थी, जिनके ऊपर अब से कुछ देर के बाद तकरीबन 11:30 बजे के करीब चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 बेंच है, जस्टिस एजाज जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं, वो इस केस की समाअत करेंगे। उस हवाले से अदालत ने जो दरख्वास्तदारान हैं उनको नोटिस जारी कर दिया है। ये अहम नोयत का मुकदमा इसलिए है क्योंकि नजर सानी जितनी की 43 के तहत जिनमें इलेक्शन कमीशन जिसमें 14 मई के इंतखाबात के हवाले से हैं, इसलिए क्योंकि उसमें भी अगर ये कानून बरकरार रहता है तो फिर 5 रुकनी बेंच कम कम बनाना पड़ेगा, क्योंकि 3 रुकनी बेंच का फैसला था, इसलिए ये अहमियत शामिल है उससे पहले इसकी समाअत होना। क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट आज हुक्म इम्तना दे देती है उनके ऊपर, तो फिर ये जो कमीशन वाली जो नजरसानी दरख्वास्त है, ना सिर्फ उसका कार महदूद रह जाएगा पहले की तरह, बल्कि सेम बेंच है 3 रुकनी वही इसकी समाअत करेगा। और अगर आज सुप्रीम कोर्ट इस कानून को अपहेल्ड स्टे नहीं देती तो फिर मुश्किल हो जाएगा उस 3 रुकनी बेंच के लिए समाअत करना। फिर मुमकिन है सुप्रीम कोर्ट को लार्जर बेंच की तरफ जाना पड़े, जो 184 के तहत जो दायर दरखास्तें हैं उनमें रिव्यू के अंदर नए कानून के तहत बनाया गया है। और अभी ये 11:30 बजे आप कह रहे हैं कि समाअत आगाज होगा इसका, और ये इस लिहाज से अहमियत का हामिल है केस। बहुत शुक्रिया जुल्करनैन इकबाल। आगे चला एक बहुत ही संगीन मसला, और अब का नहीं, कई बार हम ये देख चुके हैं कि जब भी अस्पताल में कोई ऐसा अफसोसनाक वाक़या पेश आता है तो अहले खाना डॉक्टर्स पर चढ़ दौड़ते हैं और सिचुएशन बड़ी अजीब हो जाती है। हुई थी, इस पर भी हम बात करेंगे, और क्योंकि डॉक्टर साद था जिनका नाम, जिन पर तशद्दुद हुआ, डॉक्टर्स अभी एहतजाज कर रहे हैं। दूसरा, मैं लेडी रीडिंग अस्पताल की बात करूंगी पेशावर की, जहाँ के डॉक्टर्स और नर्सेज पर मुश्तमिल वफ्द ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर का दौरा किया है। वफ्द को 9 और 10 मई को जलाई गई इमारत के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कराया गया, जबकि डॉक्टर्स के वफ्द ने 9 मई के साने की भरपूर अल्फाज में मजम्मत की है। डॉक्टर्स के वफ्द ने शोहदाए पाकिस्तान को खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि फौज का दुश्मन मुल्क का दुश्मन है। अमले ने 9 मई के दिलसोज वाक़यात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है और मुस्तकबिल में इस किस्म के वाक़यात न होने और पुरअमन एहतजाज पर जोर दिया। मैंने विज़िट किया इस सानहे के बाद तो बहुत दुख हुआ, इस तरह दुख हुआ जैसे इंसान का दूसरा घर हो और वो इस तरह ख़राब हुआ हो। किसी भी बिल्डिंग को, किसी भी साख को नुकसान पहुंचाना ये एक महज़्ज़ब कौम की निशानी नहीं है। आज बहुत दुख हुआ है यहाँ पे आके, पूरा इस तरह की एक ऑर्गेनाइजेशन जो कि आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए सर्व करती है, और उसका इस तरह से हाल में देखना इंसान के लिए बड़ा एक दुखी टाइम होता है, जिसको कि कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये हमारा एक कौमी एहसास है। पे आके हमने जो देखा बहुत ज़्यादा नुकसानात हुए। इस तरह के नुकसानात ना फ्यूचर में होना चाहिए, ना अभी होने चाहिए थे, क्योंकि ये हमारी कीमती असासे हैं हमारे मुल्क के। हम पुरअमन शहर हैं और हम अमन चाहते हैं। जी जनाब, ये आपने गुफ्तगू सुनी। राइट, वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और अब बात होगी कुछ पॉलिटिकल सिचुएशंस की। हम जानते हैं कि हर कोई एक ही सवाल पूछता है आजकल, चाय का ढाबा हो, कोई पार्लर हो जहाँ पर सैलून में जाती हैं सैरिश अपनी सर्विसेज कराने के लिए, सवाल वो यही है कि इलेक्शन कब होंगे। इलेक्शन कब होंगे? आपका ये सवाल नहीं है? सवाल हर पाकिस्तानी का है, बट नो वन हैज द राइट आंसर। हर कोई जो है तुक्के मार रहा है, कोई जरदारी कुछ कह रहा है, कोई कुछ सही जवाब है। जरदारी ऐसे तो नहीं बोलते थे ना, एक जरदारी सब पे भारी। कोई वजह थी कि ये नारा लगाया गया, क्योंकि जरदारी साहब के लिए कहा गया है, साबिक सदर हैं, कि वो मुफाहिमत के बेताज बादशाह हैं। तो वो जब मनाने को आते हैं तो बड़े बड़ों को राम कर जाते हैं, दुश्मन भी 2 मिनट में जो है वो दोस्त बन जाता है। तो जरदारी साहब की स्किल में कोई डाउट ना करे, अंडर एस्टिमेट ना करे। अगर उन्होंने कह दिया है कि मैं जब कहूंगा तब इलेक्शन होंगे, तो मैं यकीन से कहता हूं जब वो कहेंगे तभी इलेक्शन होंगे। बिल्कुल, लाहौर में पीपल्स पार्टी के सेंट्रल पंजाब के टिकट होल्डर से उनकी मुलाकात हुई है,
और उन्होंने कहा है कि सियासत में हर चीज़ को करने का हल मौजूद है। जिनको सियासत नहीं आती उनके पास हल भी नहीं होता, इसीलिए वो होने वाली चीज़ को भी नहीं होने देते। मुल्क की मईशत संभाल कर ज़खायर 100 अरब डॉलर तक पहुँचाऊँगा। 14 बरस जेल में मईशत पर बहुत सारी किताबों का मुताला किया है, ऐसे हल दिए जिससे हमारे दौर में ज़र्रे मुबादला के ज़खायर 24 अरब डॉलर्स हो गए थे। साबिक सदर ने यह भी कहा कि कारकुन सब्र करें, सब्र का वो फल मिलेगा जिसका आपको अंदाज़ा ही नहीं, सारे दुख दूर हो जाएंगे। मेरी नज़र में वो वक्त भी दूर नहीं कि जब पाकिस्तान में इंशाल्लाह सिंध में जरदारी स्कूल ऑफ पॉलिटिकल साइंस खुलेगा, जहाँ पर लोगों को ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्री पॉलिटिकल साइंस में दी जाएगी। जरदारी साहब की जो सियासत है उसमें तो कोई कहते हैं ना दूसरा उनका मुकाबला कर ही नहीं सकता। देयर इज़ नो अदर आसिफ अली जरदारी इन द वर्ल्ड, देयर इज़ ओनली वन। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपनी ज़िंदगी में बिलावल को एज अ प्राइम मिनिस्टर देखने की ख्वाहिश, ये भी शायद साबित कर लें। सेनेटर अब्दुल कयूम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो वेरी मच सेनेटर साहब, आपने अपने कीमती वक्त हमें दिया। सर, पॉलिटिकल सिनारियो के ऊपर आपसे जानना चाहेंगे। पूरा पाकिस्तान जहां भी बैठक होती है हर पाकिस्तानी सवाल पूछता है, यार इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं, इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं। सरदारी साहब ने भी कह दिया इलेक्शन तभी होंगे जब मैं चाहूंगा। आपको सेनेटर साहब इलेक्शन कब नजर आ रहे हैं? देखिए, इलेक्शन तो होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, जो रिक्वायरमेंट है। अभी जो हुकूमत है, चूँकि सब पार्टियों ने एग्री किया है कि इकट्ठे इलेक्शन होने चाहिए प्रोविंशियल और मरकज़ के, चूँकि ये भी एक आइन की स्पिरिट के मुताबिक है। तो अभी तो इस हुकूमत के 7-8 हफ्ते रह गए हैं ना। 10 अगस्त को ये ख़त्म होगा तो फिर इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद इलेक्शन होने चाहिए। इलेक्शन कभी भी डिले नहीं होनी चाहिए। जरदारी साहब अपने तौर पे एक कोना मश्क सियासतदान हैं और वो भी ठीक इस बात को समझते हैं। तो हालात तो अल्लाह का करम है। कयूम साहब, जब ये जरदारी साहब का बयान सामने आया तो उसके बाद एक बहस भी छिड़ गई है कि पीडीएम में क्या सारे फैसलों का इख्तियार आसिफ अली जरदारी के पास है या फिर कोई आपस में इख्तलाफ या दरार भी है। आप इस पर क्या रद्द-ए-अमल देंगे? देखिए, आसिफ जरदारी साहब का एक पीडीएम में एक मेजर पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है या पीपल पार्टी है, ये दो मेजर पार्टी है, या फिर फजलुर रहमान साहब का एक अपना ग्रुप है। तो इसलिए उनकी बात की कदर भी है और उनकी जो राय है उसको जरूर, लेकिन ये एक मुत्तफिक का ही फैसला होगा, ये किसी एक पार्टी का नहीं है। और उसमें मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जो मुल्क के मफाद में होगा वो किया जाएगा। और मुल्क के मफाद यही है कि अक्टूबर के अंदर जो इलेक्शन होने हैं वो टाइम के ऊपर होने चाहिए, कतई नजर इसके कि कौन सी पार्टी कितने वोट लेती है और कितनी सीट्स लेती है, और इसके बाद फिर हालात ग्रेजुअली स्ट्रीमलाइन होते जाएंगे। लेकिन जरदारी साहब की अपनी काविश है, अपने सूबे में भी, मरकज के अंदर भी, और अपनी वो कर रहे हैं। हर पार्टी का ये राइट है। अच्छा, अभी तो आप लोग साथ हैं, लेकिन जब इलेक्शन करीब आता है ना कयूम साहब, तो फिर ऐसी बातें होना शुरू हो जाती हैं कि भाई हम हैं तो साथ, लेकिन उनकी पार्टी का अपना मंशूर है, हमारी पार्टी का अपना मंशूर है, तो वो फिर वो एक बिला वजह का इख्तिलाफ तब नजर आने लगता है। बात है तो राहें जुदा हो जाती हैं, ये कहना चाह रही हैं। जी जी, ये तो बात सच्ची है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जब कल तक ये पीडीएम की हुकूमत खत्म हो जाएगी और एक इंटरिम गवर्नमेंट आएगी, तो फिर हर पार्टी अपने मंशूर के मुताबिक और अपनी माजी की कारकर्दगियों को सामने रखते हुए कोशिश करेगी, और वोटर का ये हक होगा कि जिसको भी दे। तो इसलिए वो तो नहीं होगा ना कि फिर पीपल पार्टी वाले कहेंगे कि जो मुस्लिम लीग नून जो कहेगी हम उसकी बात मानते हैं, या मुस्लिम लीग नून उनका एक अपनी एफर्ट होगी। यस, आपस में इस हद तक तावन हो सकता है कि सीट की कुछ एडजस्टमेंट कहाँ हो, क्योंकि इनकी एक आपस में अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हो गई है ना, तो वो किया जाए कि सिंध में कुछ गिव एंड टेक करें, कुछ इधर करें, ताकि सारी पार्टियां। देखिए, हमारी ज़हन के अंदर ये होना चाहिए कि मुल्क को मुश्किल से कैसे निकालना है। हमें अभी ये नहीं होना चाहिए कि मेरी सबसे ज्यादा हो और दूसरे की, सबको इकट्ठा लेके चले, सूबों को भी साथ रखें, सारी पार्टियों को भी रखें, आइन की पासदारी करें और जमहूरियत को मजबूत करने के लिए कदम उठाएं। हुकूमतें आती जाती रहती है, सेनेटर और साहब, कोई दायमी तौर पर नहीं होता। सर, सॉरी टू इंटरप्ट सर, लेकिन इस वक्त इशू ये है कि मुल्क के जो मुआशी हालात हैं उसने हर इंसान को माहिर मुआशियात इकोनॉमिस्ट बना ही दिया है। आप भी माशाल्लाह से आई एम श्योर इकोनॉमी पर गहरी नजर रखते हैं। सेनेटर साहब, अब IMF भी आपकी पॉलिटिकल अनसर्टनिटी की वजह से ना डबल माइंडेड हुआ है कि सूरत हाल किस तरफ जाएगी। ये लोग जो हमारे साथ इस वक्त नेगोशिएशन कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि 6-8 महीने के बाद फिर नए लोग आ जाएं, फिर नई बातें हों।
तो इस पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी ने बहुत सारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दी हैं सर। इकोनॉमी को कहाँ जाते हुए देख रहे हैं, बजट में कितना प्रेशर देख रहे हैं सर? जी जतोई साहब, आपकी बड़ी अच्छी बात आपने की है। देखिए, मुल्कों की कामयाबी का राज कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी में होता है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है ना, मलेशिया हुआ, साउथ कोरिया हुआ, वहाँ 20-20 साल एक पार्टी हुकूमत करती रही और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी रही। हमारी बदकिस्मती है कि सिविल हुकूमतों को भी हम दरमियान में रोकते रहे, मार्शल लॉ भी आते रहे, फिर जब पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई तो अनसर्टेन कि मैं ना मानूं, मेरी हुकूमत होगी तो चलेगी और कोई होगा तो नहीं चलेगा, ये अच्छी बातें नहीं है। तो इसलिए, लेकिन आप हैविंग सेड दैट, मैं कहता हूँ हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है कि इलेक्शन कराए जाए। जो पार्टियां, जो इत्तेहाद ऊपर आता है वो आए। IMF को भी पता है कि जमहूरी मुल्क है और इसके अंदर कोई डिक्टेटरशिप तो है नहीं और आगे हमने चलाना है। और आई कैन अश्योर यू कि ये जो IMF की पॉलिसीज हैं इंशाल्लाह उनको कंटिन्यू किया जाएगा। नवाज शरीफ साहब कब वतन वापस आ रहे हैं, जल्दी से बता दें, आखिरी सवाल सर। जी वो श्योरली जो ही इलेक्शन की अनाउंसमेंट की बात होती है तो वो इस इलेक्शन की अगले इलेक्शन कैंपेन को लीड करेंगे और श्योर वो करेंगे और वो आ जाएंगे। चलें, बहुत शुक्रिया अब्दुल कयूम साहब। देखते हैं कब तशरीफ़ लाते हैं बड़े मियाँ और राहें जुदा होती हैं या वाकई एक रहते हैं, ये भी आगे आने वाले वक्त में पता चलेगा। PDM की दोस्ती। बिल्कुल। अब कुछ बात करते हैं कुड़ियों की। जनाब, हमारी लड़कियां किसी से कम नहीं है और ये बात खेल के मैदान में मनीषा और मलिहा से हमें नज़र आया कि साबित हुई है। दोनों जुड़वा बहनों का ताल्लुक हुंजा से है। इन्होंने नेशनल गेम्स में वुशु मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स जीतकर अपने मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद कर दिया। मनीषा ने 70 किलो में और मलिहा ने 65 किलो कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। दोनों बहनें इंटरनेशनल सतह पर भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुकी हैं। यकीनन वुशु इज़ अ फाइटिंग स्टाइल जो आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और ये दोनों बहनें हुंजा से ताल्लुक़ रखती हैं। एंड आई टेल यू दिस, हुंजा से जितना टैलेंट निकल के आ रहा है, आई ऑलवेज अप्रिशिएट, मैं हमेशा इंप्रेस हो जाता हूँ, हैरान हो जाता हूँ कि इतना टैलेंट वहाँ से कैसे निकल के आ रहा है। तो ऑफकोर्स उनका एक कम्युनिटी वेलफेयर सिस्टम है जिसकी वजह से वो प्रमोट करते हैं स्पोर्ट्स को और अब खासतौर पर लड़कियों को वो पीछे नहीं रखते हैं। वो कहते हैं आगे जाएं और पाकिस्तान की नुमाइंदगी करें, विच मेक्स मी रियली हैप्पी। और यकीनन इन दोनों बहनों से हम आपकी मुलाकात भी करवाएंगे। बड़ी ये कमाल बहनें हैं और कोई पंगा ना ले इनसे सैरिश, वरना ये कुट चढ़ा। चलिए, हमें इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुकी है मनीषा और मलिहा। वेलकम टू आवर शो मनीषा और मलिहा। ये आप दोनों जुड़वा तो थी और ये कैसे मुमकिन हुआ कि दोनों ने ट्रेनिंग भी बिल्कुल वैसे की, वैसे ही अपना लोहा मनवाया है, मिल के करती हैं ट्रेनिंग, कैसे मुमकिन हुआ और ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा है नेशनल गेम्स का? अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग। अच्छा, हमें नहीं मालूम मलिहा कौन सी है, मनीषा कौन सी है। टेल अस हु स्पीकिंग, आर यू मलिहा और मनीषा? इट्स मी मनीषा। मनीषा, ओके, कंटिन्यू प्लीज। जी, तो हमने अपना स्टार्टअप बचपन से ही हम लोग बहुत इंटरेस्टेड थे फाइटिंग फील्ड में। तो हमने अपना स्टार्टअप 2016 में हमने फर्स्ट नेशनल खेला था। उससे पहले जब हमारे कोचेज़ हमें ट्रेनिंग करते थे तो हमारी सोसाइटी पहले हमें थोड़ा सा कहती थी कि ये गेम लड़कियों के लिए नहीं है, इट्स नॉट फॉर गर्ल्स। फिर विद द टाइम जब हम दोनों ने इकट्ठे, क्योंकि हमारे बड़े भाई चाहते थे कि ये दोनों मार्शल आर्ट फील्ड में जाएं विद स्टडीज़ और स्पोर्ट्स को साथ चलाएं, तो इस वजह से हम दोनों ने सेम ही प्रोफेशन और सेम इवन हम लोग सेम सब्जेक्ट पढ़ते हैं और सेम हम लोग स्पोर्ट्स भी करते हैं। तो हम दोनों ने पहले से ये ठान लिया था कि हम लोग आगे जो भी करेंगे सेम ही करेंगे एज ए ट्विंस। मलिहा, ऐसा होता है कि मनीषा को कोई मारे तो आपको दर्द हो? गुस्सा इतना आता है कि दर्द वाली फीलिंग होती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि जिस तरह के भी वुशु का सोचा किसने था, मनीषा ने या मलिहा ने? उसके बाद फिर मलिहा ने सोचा या मनीषा ने सोचा कि मैं भी यही करूँगी? हम दोनों पहले डिस्कस करते हैं, जैसे कि हम दोनों टाइक्वांडो के एथलीट्स हैं, बेसिकली हम लोग इंटरनेशनल टाइक्वांडो के प्लेयर्स हैं। तो नेशनल्स में हम दोनों ने दोनों स्पोर्ट्स खेली थी, टाइक्वांडो भी और वुशु भी। तो टाइक्वांडो के इवेंट के बाद वुशु था, तो पहले हमारे कोचेज़ ने हमारे साथ डिस्कस किया, फिर हम दोनों ने आपस में डिस्कस किया, फिर हम दोनों जब एग्री हुए तो फिर हम दोनों ने एक साथ ही डिसीजन लिया कि हम वुशु में कम्पीट करें। मलिहा को बोलने दें। मनीषा, मैं देख रहा हूँ आप डोमिनेट कर रही हैं दोनों में ना। मलिहा खामोश बैठी हुई है और मनीषा बोले जा रही है। मलिहा, आप बताएं पढ़ाई क्या कर रही हैं? मलिहा, माय क्वेश्चन टू यू इज हमेशा सैरिश जो है ना पढ़ाई और घर के खाने की तरफ चली जाती है। माय क्वेश्चन टू यू इज
जूजिट्सू है, क्यूकुशन है, वुशू है, ताइक्वांडो है, और ये जब मिलते हैं तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स MMA का ट्रेंड पूरी दुनिया में आया हुआ है। हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान MMA की रिंग के अंदर ही पाकिस्तानी फाइटर्स शाहजेब रिंद हो, अब्दुल्ला चांडी हो, दूसरे हो, बड़ा कमाल करके आ रहे हैं दुनिया भर में। तो प्लान है कोई जाने का, वुशू से बाहर निकल के दूसरे स्टाइल एक्सपीरियंस करके एक कंप्लीट मिक्स मार्शल आर्ट्स का फाइटर बनने का? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने वुशू, टाइक्वांडो, जुजुत्सु और ये सारी चीज़ें इंडिविजुअली इसीलिए ही की हैं कि आखिर में जाके इस सब को मिक्सअप करके हम MMA में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनली। कितने वक्त में? अंदाजन 3, 4, 6 महीने, 2 साल, 3 साल प्लान किया है? टारगेट क्या है? हमारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद 2 साल है हमारी स्टडी कंप्लीट होने के बाद। चले, आपने सहरिश के सवाल की तरफ आप आ गई। 2 साल में कौन सी स्टडी कंप्लीट हो रही है मलिया? इंटरनेशनल रिलेशंस। IR में बैचलर्स और मास्टर्स? बैचलर्स BS। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ कि मनीषा, अब तलहा का सवाल मैं आपसे कर लेती हूँ। शादी का क्या प्लान है, क्योंकि ये रिश्तों के हवाले से ज़रूर पूछते हैं, दोनों एक साथ शादी करेंगी या फिर इस हवाले से ख्यालात नहीं मिलते आप दोनों के? हमारी प्लानिंग्स तो अभी कुछ नहीं है, क्योंकि हम टोटली 101% फोकस्ड है अपने गोल पे, क्योंकि हमने पाकिस्तान को ओलंपिक्स में भी रिप्रेजेंट करना है। तो इन डिस्ट्रैक्शंस के पीछे हम लोग नहीं जाते। माशाल्लाह। अच्छा, डिस्ट्रैक्शन के पीछे आप नहीं जाते, ये आपकी बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। डिफिकल्टीज क्या हैं, हर्डल्स क्या हैं रास्ते में, मुश्किलात क्या हैं? मुश्किलात ये है कि जब एक प्लेयर को सबसे ज़्यादा मुश्किल ये होता है कि वो कंसिस्टेंट रहने पर उसको मुश्किल आती है, क्योंकि एक प्लेयर सुबह उसने जल्दी उठना पड़ता है, उसको डाइट मेंटेन करनी पड़ती है, उसके बाद उसकी सोसाइटी बहुत मैटर करती है, उसके पेरेंट्स सपोर्ट बहुत मैटर करती है। अगर ये सारी चीज़ें एक होकर एक प्लेयर को सपोर्ट करें, ये एक किस्म के प्लेयर्स के लिए ऑब्स्टिकल्स आप लोग को फंड कौन करता है? स्पॉन्सर है कोई? तो अभी तक तो नहीं, हम लोग पर्सनली करते हैं और हमारी यूनिवर्सिटी लाहौर गेरिजन यूनिवर्सिटी हमें सपोर्ट करती है और हम HEC को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमें सपोर्ट करती है। अच्छा, लेकिन स्पॉन्सर्स अभी नहीं है, थोड़ा सा जरा पर्सनली करते हैं। सही। मलिहा, आप बताइएगा आप कि डेली रूटीन क्या है आप लोगों का? कितना टाइम आप लोग ट्रेनिंग को देते हैं, कितना टाइम पढ़ाई को देते हैं, कैसे मैनेज कर रहे हैं? हम लोग इवन संडे हो या सैटरडे हो, मंडे हो, हम लोग सुबह जल्दी उठने की कोशिश करते हैं। सुबह जल्दी उठ के फिर हम लोग योगा करते हैं और मेडिटेशन करते हैं ताकि हमारा माइंड जो है वो फ्रेश हो जाए। फिर पेपर्स के दौरान तो हम रात को बहुत ही कम सोते हैं, क्योंकि इवेंट्स और ट्रेनिंग की वजह से हमारा जो सिलेबस हो जाता है वो थोड़ा कवर नहीं होता, तो हम खुद से ही कोशिश करते हैं और टीचर से कंसर्न करके रात को जितना हो सके अपना सिलेबस कवर करके हम लोग पेपर्स देने जाते हैं। और एक दिन में हम लोग तकरीबन 3 घंटे की ट्रेनिंग करते हैं। अगर नेशनल्स हो तो 2 सेशन लगाते हैं 3-3 घंटे। और दिन में कितनी बिरयानी की प्लेटें खाती हैं? बिरयानी नहीं खाते हम लोग। माशाल्लाह, माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा मनीषा, कोई एक ऐसा पंच जो अभी तक याद है? पंच नहीं, लेकिन मुझे अभी तक एक किक याद है जो कि मुझे एक लड़के से पड़ी थी, तब मेरी रिब टूट गई थी, तो वो मुझे अभी तक याद है। अच्छा, नहीं, ये प्रैक्टिस के दौरान हुआ था, स्पारिंग के दौरान हुआ था? प्रैक्टिस के दौरान हुआ था जी। ओके, अच्छा ये बताइए, मैं ये फाइट की वीडियो आपकी देख रहा हूँ, तो मैं इसमें देख रहा हूँ मनीषा हेड गियर भी है, चेस्ट गियर भी है, प्रोटेक्शन सारी यूज हो रही है। वो दिन कब आएगा जब आप बिना प्रोटेक्शन के फाइट कर रही होंगी? इंशाल्लाह सून, वो दिन दूर नहीं। एक्साइटेड है हम भी उसके लिए। राइट, शुक्रिया अदा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो वेरी मच गाइस फॉर जॉइनिंग अस, प्लेजर टॉकिंग टू यू। बड़ी खुशी है, हम हमेशा खेल खिलाड़ी आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं, बड़ी खुशी होती है आप जैसे खिलाड़ियों से मिलकर मुलाकात करके। थैंक यू सो वेरी मच, आप हीरो पाकिस्तानी हैं, अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे। बिल्कुल। और जनाब अब आगे बढ़ते हैं और बात होगी अपने पड़ोसी मुल्क की जिसने तमाम हदें मुखालिफत की पार कर दी हैं। श्रीलंका, बांग्लादेश, अफगानिस्तान बोर्ड्स को ये ऑफर्स की जा रही हैं। पाकिस्तान भारत, ये जो मामला है सारा, इस पर क्रिकेट एक्सपर्ट्स को पहले से अंदाज़ा तो था कि भारत ऐसी कोई ना कोई अच्छी हरकत ज़रूर करेगा, पता नहीं इन्हें डाइजेस्ट क्यों नहीं होता। इनफैक्ट जितनी बार शोएब अलवी हमारे शो में आए हैं, उन्होंने हमेशा यही बात बोली थी कि ये दुबई चला जाएगा,
ये इवेंट और पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाएगा। हाइब्रिड मॉडल पे शायद वो मान जाएं, इसी वजह से शायद पीसीबी चेयरमैन की तब्दीली की बात हो रही है कि नजम सेठी को जाना है, ज़का अशरफ को आना है या किसी और को आना है। अच्छा, आपको पता है यूएई भी इसलिए चूज़ नहीं किया गया कि वहाँ के कंडीशंस इनके लिए फेवरेबल नहीं है, तो ये श्रीलंका की तरफ शिफ्ट करना चाह रहे हैं ताकि मामला सारा ही इनके हक में हो जाए। और मुझे तो इस बात पे पता, ठीक है आपके प्लेयर्स इतना अच्छा खेलते हैं, आप लोगों की क्रिकेट बहुत अच्छी है, दूसरों को अगर मेज़बानी का मौका मिल रहा है तो आप डाइजेस्ट कर लें थोड़ा सा। नहीं डाइजेस्ट होती पाकिस्तान की तरक्की इंडिया से, इस बात में तो कोई शक कोई शुबा ही नहीं है। और यकीनन इंडिया पाकिस्तान का मैच सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेटिंग मैच होता है, सबसे ज़्यादा रेटिंग जनरेटिंग मैच होता है, लेकिन फिर भी जो है हालात सही नहीं हो रहे। लेकिन मैं नहीं चाहता कि पाकिस्तानियों का दिल तोड़ूं या कोई ऐसी बात करूं जिससे उनकी दिल आज़ारी हो कि क्रिकेट खेलना छोड़ दें। लेकिन वजह यह है कि इंडिया भारत जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है उसको अब लोग इंडियन क्रिकेट काउंसिल कहते हैं, वही एशियन क्रिकेट काउंसिल पर भी काबिज है। पूरी क्रिकेट कम्युनिटी उनके हाथ में है, सबसे बड़ा पैसे लगाने वाला क्रिकेट के ऊपर इंडिया है, इजारादारी उनकी है, जुए की सारी कंपनियां उनकी हैं, सट्टा सारा वो खेलते हैं। तो यकीनन स्पॉट फिक्सिंग हो, मैच फिक्सिंग हो, इंडिया के लोग सामने आते हैं, बुकीज उनके सामने आते हैं। तो अब क्रिकेट इतनी करप्ट हो चुकी है मेरी नजर में इंडियन इन्फ्लुएंस की वजह से कि छोड़ दें। बिल्कुल। अच्छा अवैस आप हमें सुन सकते हैं? जी जी, मुझे आपकी आवाज़ आ रही है। अच्छा, पहले तो मुझे वालेकुम सलाम। एक तो तला ये आपने तला की बात सुनी, वो ये कह रहे हैं कि इंडिया की जो इजारादारी है और जितनी वो मैच फिक्सिंग स्पॉट फिक्सिंग सब कुछ जो करता है, हमें क्रिकेट, हाँ बिल्कुल, हमें क्रिकेट ही छोड़ देनी चाहिए। देखिए ये चीज़ तो अपना बिल्कुल आप सही करें, क्योंकि अगर आप चले पूरे, अगर इस वक्त मैं फाइनेंशियल ईयर की बात करूं जो अभी आईसीसी ने आपको पता है जो अपना स्टेज आउट किया है जो फाइनेंशियल ईयर, उसके अंदर सबसे ज्यादा इस वक्त जो चंक है वो इंडिया को जा रहा है। बड़ा मैं हैरान था कि इस वक्त जो इंग्लैंड है चाहे ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि वो आपको पता है बिग थ्री का हिस्सा भी रहे, उन्होंने शोर नहीं मचाया, लेकिन अब कल जाके न्यूज आई जी उन्होंने भी इस चीज के जो है तहफ़्फ़ुज़ात कुछ ना कुछ अपना जाहिर किए कि जी ये फाइनेंशियल जो मॉडल है हमें समझ में नहीं आ रही, इंडिया को सबसे ज्यादा चंक जा रहा है। अगर हम बात करें इस वक्त चाहे वो टेस्ट मैचेस की मैं बात करूं, ठीक है आज क्योंकि टेस्ट चैंपियनशिप है, बड़ा दिन है, इंडिया टेस्ट चैंपियनशिप वगैरह खेल रहा है, लेकिन मैं उस दिन पर्सनली खुद भी ये चीज सोच रहा था कि मुझे समझ में नहीं आती कि अगर मैं पूरे कैलेंडर ईयर की पाकिस्तान की स्पेसिफिकली बात करूं, हमने कितने टेस्ट मैचेस खेले हैं। मुझे पता है लोग कहते हैं कि जी वो जो हम लोग टेस्ट मैच अनफॉर्चुनेटली न्यूजीलैंड से हम लोग हारे थे, जो भी मामला था उसके हम क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन मैं पूरे कैलेंडर ईयर में बात कर रहा हूँ कि आईसीसी ने कितने टेस्ट मैचेस पाकिस्तान को लॉट किए। अगर मैं इंडिया की बात करूँ, उनके पास टेस्ट मैचेस भी सबसे ज्यादा हैं, उनके पास वनडे मैचेस भी सबसे ज्यादा हैं, जो कि उनको इजीली एलिजिबल कर लेता है कि टेस्ट चैंपियनशिप या किसी मामला के अंदर जाने में। तो इस चीज पे आईसीसी का मुझे रवैया आज तक बिल्कुल समझ नहीं आया। अगर आपके सामने की बात है जो एसीसी का इस वक्त मसला बना हुआ है, एक चीज अंडरस्टैंड करने वाली बात है कि आईसीसी डिफरेंट बॉडी है, एशियन क्रिकेट काउंसिल डिफरेंट बॉडी है, लेकिन एट द एंड आईसीसी ही तो सबको हेड करता है, क्योंकि जो जितनी भी टीम्स हैं उसी की अपना बेसिकली उसी के अंडर आती हैं सारी। मुझे समझ में नहीं आती कि एशियन क्रिकेट काउंसिल की कौन सी अगर आईसीसी ही वाइज हो जाएगा और किसी एक खास मुल्क के हक में सारे फैसले होंगे, उन्हीं को नवाजा जाएगा, तो फिर इस इदारे का फायदा क्या? फिर रहने दें। वाकई इंडियन क्रिकेट काउंसिल इसको कहना चाहिए और अपने अपने मुल्क में बस क्रिकेट खेलनी चाहिए। मैंने देखा आपको ये बात की ना, मुझे सबसे बड़ी हैरानगी इस चीज की होती है, आप देखें जिस वक्त आईपीएल होती है पूरी दुनिया के अंदर, तो आपने देखा होगा कि जो क्रिकेट है पूरी दुनिया की वो एकदम होल्ड पे आ जाती है कि जी कोई बंदा क्रिकेट दूसरी सीरीज हो नहीं रही होती, एक्सेप्ट वो नेशंस खेलते हैं जिनके प्लेयर्स जो उनसे हैं वो आईपीएल के अंदर गे नहीं होते। फिर उसके बाद सबसे बड़ी जारादारी देखिए, आपको पता है कि वहां से एक खबर आती है कि जी आईपीएल की जो फ्रेंचाइजेज है उन्होंने इंग्लिश प्लेयर से राब्ता किया, उन्होंने कहा जी आप अपनी कंट्री को छोड़ें, कॉन्ट्रैक्ट्स को, आप हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें। इसकी वजह से पीसीबी चेयरमैन चेंज हो रहा है। सॉरी क्या कह रहे हैं? पीसीबी चेयरमैन क्या इसी वजह से चेंज हो रहे हैं? देखिए इस बारे में तो अभी क्योंकि ऑथेंटिक खबर मेरे पास है कोई नहीं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आखिर चल क्या रहा है, लेकिन एक बात तो मुझे क्लियर नजर आ रही है, जो अच्छी चीज मुझे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की लगी थी वो ये थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना जो फैसला है खास करके उस पर बड़ा एक रिजिडनेस आपको पता है कि सुबह दिखाई है। राइट, सैयद मोहम्मद रफी साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर जॉइनिंग। कीमती वक्त के हम बेहद शुक्रगुजार है, लेकिन आपने एग्री किया कि जो इजारादारी आईसीसी में इंडिया की है, हमें अब सोचना चाहिए हमें क्या लाहेमल इख्तियार करना होगा। ब्रेक लेते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, तेरी दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल है, और आप देख चुके हैं मास्टर फ्रेम में एक बड़ी खतरनाक, कामयाब, मशहूर, मकबूल सेलिब्रिटी ने हमें सेट पर ज्वाइन कर लिया है। किसी तारुफ के मोहताज नहीं है और रिसेंटली दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम बुलंद करके आए हैं, इसीलिए हमें और ज्यादा प्यार आ रहा है इस वक्त अदनान टीपू साहब पे जो हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे सेट पे। वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच। ऐसा वेलकम सर देखिए आम जगह पे नहीं मिलता। नहीं सर, ये आप चूंकि अल्लाह को खुश रखे। आई लव यू टू सर। अच्छा, वैसे हम इस बात के लिए माजरत करते हैं कि अब रात में बहुत देर से सोए हैं और हमने आपको सुबह सुबह उठा दिया है। तकलीफ की माफी, माफी मुश्किल फिर भी माफी। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मुद्दे पे। ये इन फ्लेम्स
सफ़र कैसा रहा इन फ्लेम्स का? और आई थिंक सो हॉरर मूवी है ना ये? It's just said it, yeah, it has painted like that. It's more than that. इसमें बड़े social issues हैं. जब आप हमारे मुआशरे में किसी भी औरत का अकेले जीना या औरतों का अकेले जीना बड़ी मुश्किल बात है. आपके अपने ही सबसे पहले आपको शिकार करने आते हैं. आप जब अकेले होते हैं, आपका कोई वाली वारिस नहीं होता है, तो जो मुआशरा आपके साथ करता है हम इस इंटरव्यू में नहीं कह सकते, बट दैट व्हाट दिस फिल्म सेज. और लेकिन इस फिल्म के थ्रू वी मेड अ वुमन हीरो, नॉट उसको मजलूमियत का, जैसे कि हमारे अक्सर ड्रामाज में होता है कि आप उसको मजलूमियत का पहाड़ बना देते हैं, लेकिन उसको हीरो नहीं बनाते. दैट शी कैन आल्सो फाइट, बट इन दिस इन फ्लेम्स द गर्ल्स विन. क्लिक आपको इसी चीज़ ने किया तो आपने स्क्रिप्ट साइन किया? नहीं, मैंने आई ट्रस्टेड ज़रार खान. मैंने उसके साथ पहले भी फिल्म की हुई थी स्ट्रे डॉग्स, एंड आई रियली लव्ड वर्किंग विद हिम. उसको पता है वो क्या चाहता है, उसकी क्लैरिटी, मुझे उसकी क्लैरिटी बहुत पसंद है, क्योंकि उसको पता है उसने कहाँ तक लेना, वो कहाँ तक जाना चाहता है. वो कहेगा नहीं टीपू साहब इतना नहीं, इतना. वो मुझे हमेशा टीपू साहब कहता है, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है. आई मीन दैट ही इज़ वेरी क्लियर व्हाट ही वांट्स. और जो लोग इस वक्त इन फिल्म्स देखना चाहें वो कैसे देखें टीपू साहब? सर क्या कहते हैं, ये तो प्रोड्यूसर कहीं पे बेचेंगे. पाकिस्तान में अगर लगती है सर तो मैं आपको खुद क्या कहते हैं, इस वक्त कोई ऑप्शन नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर हो? जी नहीं सर, अभी नहीं. तो जब पाकिस्तान में आएगी सर, मैं आपको खुद जो है इनवाइट करूँगा सर. जतोई साहब, मैं क्या कहते हैं आपको पास दूंगा, इंक्लूडिंग सैरिश. आप प्लीज़ ज़रूर आएगा सर. ज़रूर. अच्छा, मुझे ये बताइएगा, कांस फिल्म फेस्टिवल पे जब आप गए, वैसे तो टीपू भाई की बेगम साथ ही थी, तो वो मैं अभी बात करती हूँ, गोरी बोरी घेर ना ले, तो बेगम हमेशा साथ रहती हैं. तो सोचा कि अकेला जाऊँ या फिर जाना था बेगम के साथ ही? नहीं यार, मैं हमेशा क्या कहते हैं, मैं कहता हूँ पार्टनर्स जो होते हैं ना, पार्टनर्स. और चक्कर सारा ये है कि वो एक, आप समझ लें कि हमारा ये जब से मैं काम कर रहा हूँ, दिस वाज आवर फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड, जिसमें हमने खुल के जिया है. हमने पार्टी की है, हमने पार्टी की, वी रियली पार्टी. बताएंगे कैसे यार? यहाँ पे कैसे बता सकते हैं? मतलब पब शब चले गए थे? नहीं, पब शब नहीं गए हम, बट मेरी तो कमजोरी बीच है. माशाल्लाह. मैं जाता हूँ बीच पे, आराम से बैठ जाता हूँ, एंड वी गज़ एट बीच, और बहुत ज़्यादा हमने बीच पे टाइम गुजारा. फिर हम लोग नॉर्वे भी गए, क्या कहते हैं, फ्रांस में पेरिस गए. पेरिस गए, ईफल टावर देखा हो? लोगों ने यहाँ तक लिख दिया भाइयों. अब आराम में कह रहे अबे बैरियर टाउन से होके आ रहा है. कांस, हाउ वाज कांस? जब आप खड़े हुए थे, आपकी तस्वीर पूरे पाकिस्तान में वायरल हुई, सब ने उसको सराहा, अप्रिशिएट किया, प्यार भेजा आपकी तरफ. टीपू साहब, हाउ वाज इट? पहले तो मैं उन सब लोगों का आपके चैनल के बेहाफ पे शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि थैंक यू सो वेरी मच, द वे यू लव्ड मी, स्पेशली माई इंडस्ट्री. इट्स पूरी पाकिस्तान, आई नेवर एक्सपेक्टेड इट. यार वो ऐसा जो तो ये सब एक्सपीरियंस है जो आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते. जब आपको आपके काम की, मैं हमेशा यही कहता हूँ, अपने लोगों को भी यही कहता हूँ, हम इतने कंजूस क्यों हैं? अगर आप जतोई साहब, जैसे मैं अभी आपके साथ बैठा हूँ, मुझे आपकी आवाज़ बड़ी पसंद आई है. मैं अगर कह दूँ कि यार जतोई साहब आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, व्हाट्स रॉन्ग इन दैट? भाई हम क्यों इस तरह क्या कहते करते हैं? टांगे खींचने के ज़्यादा माहिर हैं. तो जब 2 मिनट की इस तरह क्लैप मिलती है ना आपको, जिनको आप जानते तक नहीं. और जब जिस दिन हम रूफ टॉप पे थे, जब हमारी पहले दिन मीटिंग थी, क्या कहते हैं, सारी दुनिया के वो लोग आए थे, सब दुनिया से लोग आए हुए थे, एंड वी वर मीटिंग डिफरेंट पीपल. मैं उनसे मिल रहा हूँ, जानता भी नहीं हूँ. दैट वाज ब्यूटीफुल, दैट वाज ब्यूटीफुल. और जब तालियां बजियां, फिर द वे पीपल रिसीव्ड आवर फिल्म. अब ये चक्कर है कि मैं और अनुराग कश्यप गले लगे रो रहे थे इस तरह. वाओ. जब वो क्लैप हुई, उसको भी वो फिल्म उसी तरह हिट की, मुझे भी इसी तरह फिल्म हिट की. आई हैव 4 daughters. माशाल्लाह. और इट वाज अबाउट अ डॉटर. माशाल्लाह. तो और सबसे बड़ी बात, आपने एक डॉटर को हीरो दिखाया, मजलूम ना दिखाया. जो अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह. सर देखिए, खुदा ने आज तक उसको हमकी हालत नहीं बदली, वो ना जिसको अपनी हालत बदलने का खुद किया. पॉइंट इज दैट सर, जो थिंक टैंक है हमारा, दे नीड टू सिट टुगेदर. लेकिन हर बंदा, एवरीबॉडी वांट्स टू मेक मनी. उनको ये नहीं पता कि व्हाट काइंड ऑफ लेगेसी यू लिविंग.
जब चले जाओगे तो क्या याद करोगे? कोई नहीं याद रखेगा तुमने 200 करोड़ बनाए थे। हाँ, ये ज़रूर याद रखेगा कि तुमने ये बनाया था। ये रोड शेर शाह सूरी को GT रोड की वजह से आज भी याद किया जाता है। आगरा, शाहजहां, एफल टावर को आप देखें, आप मेस्मराइज्ड हो जाते हैं, ये कैसे बना यार? हाउ कैन बी इट पॉसिबल? यू रिमेंबर दैट पीपल, उनकी बिल्डिंग्स देखें, उनका कल्चर देखिए। सो आप कैसे याद रहना चाहते हो? आपने 600 करोड़ बनाए थे, नहीं कोई याद रखेगा। आपने मोहल्ले में एक टूटी या नलका लगा दो, लोग याद रखेंगे। सही बात है। अच्छा, इन फ्लेम्स की शूटिंग के दौरान कोई ऐसा एक वाकया, इवेंट जो आपको हमेशा याद रहेगा? यार वो इतनी, क्योंकि हम फोकस थे। शूट वैसे कहाँ हुआ इसका? कराची में हुआ। अच्छा। हम लोग मेरे ख्याल है फेडरल बी एरिया में शूट कर रहे थे और बकरा ईद थी और सबको थक चुके थे और क्या कहते, लेकिन जो हमारे लोग खड़े होते हैं वो लोग हैं, बीच बीच में कोई ना कोई आके अपना तल रहा था। उनको पता, लोगों को पता चल रहा था कि हम क्या कहते हैं ना, वो हो रहे हैं, जिच हो रहे हैं, या हमें तकलीफ हो रही है, लेकिन उनको हमारी तकलीफ में मजा आ रहा था। अच्छा। तो बाद लोगों को ये भी याद होता है ना कि आपकी वो तकलीफ, पेन को भी इंजॉय करते हैं। उन्होंने हमारी पेन को काफ़ी इंजॉय किया। तो वो मैंने कहा, अदनान भाई, हमारे यहाँ स्कूलों में होता है ना, एक बच्चा गिरता है तो सारे बच्चे हंसना शुरू हो जाते हैं, उनको बड़ा एंटरटेनमेंट मिलती है। और सैडली उन बच्चों को सिखाना चाहिए कि हंसो मत। हाँ, मुझे बड़ी तकलीफ होती थी, तो मैं हमेशा अपनी वालदा से भी ये सवाल करता कि केले के छिलके से अगर कोई फिसला है तो उसको तो दर्द होती होगी, क्योंकि मैं खुद एक मरतबा फिसला दूँ और जिस तरह से बंदा गिरता है तो आपको तकलीफ होती है। तो मैं कहा ये हंसते क्यों है? सो इट्स ए सैड रियलिटी। सर वो ना कल्ट से साथ साथ कल्ट कल्चर बन जाता है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स वुड नीड टू रिवाइज, वुड नीड टू फिक्स देम राइट। अदनान भाई, अच्छा ये बताइए, अदनान साहब के हमारे शो में अभी थोड़े दिनों पहले फैसल गाजी भी आए थे, अयाज खान साहब भी आए थे, और हम ह्यूमर की बात कर रहे थे बड़ा कि यार तंज़ो मिज़ाह गायब सा हो गया है। और आपने माशाल्लाह अपने करियर में बहुत ह्यूमर पे काम किया है, बहुत तंज़ो मिज़ाह पे काम किया है। क्या आप कोई 50-50 का 100-100 आएगा, कोई नई चीज़ आएगी? क्योंकि अब ह्यूमर की हमें सख्त ज़रूरत है और कोई बना ही नहीं पा रहा। सर आपने जिन जिन चीज़ों की भी बात की ना, दैट वाज सेंसिबल ह्यूमर, दैट वाज ह्यूमर विद इनलाइटमेंट। यस, वो ख़त्म हुआ है। ह्यूमर तो चल रहा है, आप बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे, उसमें चल रहा होगा, उस लेवल का नहीं है, बातें, नो इनलाइटमेंट नहीं है। देखिए, अगर आप आंगन टेढ़ा देखते थे, सोना चांदी देखते थे, आप अलिफ नून देखते थे, आप 50-50 देखते थे, तो दैट वाज सेइंग यू समथिंग इन ह्यूमर। आप अनवर मकसूद साहब की बात सुनते हैं, वो अब भी मजा आता है, वो तो आपको सोचने में मजबूर करती है। बाकी जो आजकल का ह्यूमर चल रहा है, वो आपने अभी खुद ही कह दिया कि वो जूम आनी बात है। सही कह रहे हैं। तो दैट शोज द इंटेलेक्ट ऑफ आवर नेशंस। अच्छा, एक चीज़ की मैं यहाँ तारीफ करना ज़रूरी समझता हूँ, बहुत सारे अदाकार देखे, बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ देखे, पूरी इंडस्ट्री में तकरीबन जितने बड़े लोग हैं सबसे मुलाकातें हुई, लेकिन जितने हम्बल टीपू भाई हैं, मैं नहीं समझता कोई और है। हमेशा ज़मीन के करीब, हकीकत सच्चाई से नज़दीक, ना लालच ना हवस, सफ़ेद पोशी के ख्वाहिशमंद। माशाल्लाह से मैं सर आपको सलाम पेश करता हूँ कि आप जमीन के करीब रहे, आसमानों की तरफ ना गए। सर जाने ही जमीन में तो फिर क्या की रोल है? इसमें मेरे ख्याल से आपके बाप दादा का बड़ा किरदार है, उनकी परवरिश का आपकी वालदा का किरदार है। अच्छा, मुझे एक बात बताइएगा, बल्कि आप जो कहना चाह रहे थे आप कहिए, आप वालदा के हवाले से। नहीं, मैं ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि अभी माशाल्लाह आपकी 4 बेटियां हैं, बेगम भी आपकी माशाल्लाह, अभी भाभी को मैं ऑन एयर ही कहती हूँ, भाई आपने जितना वेट रिड्यूस किया है ना, जितनी माशाल्लाह स्मार्ट आप लग रही हैं, ज़बरदस्त। तो कैसा आपको फील हुआ जब बेगम के साथ आप गए? और सर बहुत ही आला। देखिए, मेरा ये ख्वाब था कि हम साथ दुनिया मिलके देखें, लेकिन बाद आपकी चीज़ें ऐसी बन नहीं रही होती, लेकिन अल्लाह ने ये मौका दिया। बल्कि मैं तो नहीं जा रहा था, मैं आपको सच्ची बात, बेगम के साथ नहीं जा रहे? नहीं, जा ही नहीं रहा था। कहाँ से नहीं जा रहा था, मेरी अपनी मसरूफियत या दूसरी तीसरे प्रॉब्लम्स की वजह से। तो माई वाइफ फोर्स मी, दिस ए बिग अपॉर्चुनिटी, यू शुड गो, यू शुड गो, यू शुड गो। एंड और जब जो अब हुआ है जाने के बाद, दैट हैज चेंज माई लाइफ। तो थैंक यू हाजरा। और बताए, मोबाइल वगैरह चेक करती हैं आपका? शदीद। वो बेगम है भाई, वो मालिक है, वो नहीं चेक करिए, उन्हें मेरा मोबाइल खुला होता है। मेरा मोबाइल ऐसी हरकत ही नहीं की, पकड़े नहीं गई, ये भी बता दें। मोबाइल खुला होता है। देखो, जन्नत और दोज़ख में एक कदम का फासला है,
बिल्कुल ज़्यादा दूर का नहीं है फासला। मैं खाली अपनी बेगम को जवाब दे रही हूँ, मेरी 4 बेटियाँ हैं, मेरी माँ है, मेरी एक फैमिली है यार, और वट एवर आई हैव डन। अगर मोहब्बत में और इबादत में जो है ना वो शराकत गुनाह है, आप गुनाह। कितनी प्यारी बात की है। अल्लाह करे तमाम मर्दों की सोच ऐसी ही हो जाए जिनकी खराब है। क्यों मेरे सारे मर्दों को दुश्मन बना रही हो? वो जो कितने करे यार, ये वो मर्द है जिनका दिल चाहता है लेकिन मजबूर है बेचारे। ऐसा नहीं। अच्छा? मजबूर कोई नहीं होता इस उम्र में आके ना, जब जिस उम्र में हम बैठे कोई मजबूर नहीं होता, ये चॉइस है। ये मैं कह सकता हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की मेहरबानी है। बंदा हर वक्त शैतान के निशाने पर। अच्छा, वैसे वाकई ये मैंने अक्सर मर्दों से सुना है, वो कहते हैं अल्लाह ने बचाया हुआ है, हाँ। उसी के हम शुक्रगुजार हैं। वो देख मैंने फिर क्या, मोहब्बत क्या है? अल्लाह ही है ना, नफरत क्या है? शैतान है। सही कह रहे हैं। सिंपल सी बात है। क्या कहते हैं, बंदा कोई भी कहे कि मैं बड़ा कुछ हूँ, नथिंग, वी आर नथिंग। हम कोई दावा नहीं कर सकते। जिस दिन आपने दावा किया ना, आप फारिग हो गए। अच्छा, जब कोई इस तरह का बड़ा इवेंट होता है, इसमें जब जाना होता है तो पता है पूरी दुनिया से स्टार्स आएंगे, इनसे मुलाकात होनी है, तो वार्डरोब को लेके बंदा बड़ा वो होता है कि यार पहन के क्या जाऊं। मेरे बस में नहीं था, बल्कि बेगम ने भी कहा तुम्हें ये करना चाहिए था। मैं धोती और कुर्ता पहनता। हाय हाय हाय, मजा आ जाता है। हाय, चिट्टी धोती, चिट्टा कुर्ता, उत्ते बूरी चादर। ये क्यों आपने बोला मेरे बस में नहीं था? ये क्यों बोला? वो यार क्या कहते हैं, वो बस टाइम नहीं, मेरे पास टाइम की बड़ी कीमत है। मैंने कह रहा 11th आवर तक 50-50 था, जाऊं ना जाऊं, बल्कि 75% में नहीं जा रहा था। तो पेशावरी चप्पल, चिट्टी शलवार कमीज, नहीं, वो एक की कहते तिल्ले वाली चप्पल होवे भाई, गोल्डन तिल्ले वाली, हत्थ दे बनी। तुसी पिंड दा लाड़ा बन के जाना सी? लाड़ा नहीं जी, देखो चिट्टी धोती ते चिट्टा, वो तो जेडी होंदी कलरफुल चीज़ां होंदियां लाड़ी दी, कलरफुल चिट्टी धोती, चिट्टा लाचा ते बुरी चादर। शेर ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡੀ है कि 25-30 दिन दी, मुंह ਤੁਹਾਡਾ ਧੋਤਾ भी ना होती जाएगा। और वहां जाके वो पहचानते ही ना, अंदर ही ना आने देते कि ये बंदा बीमार है। सर वो आपको पास जब बिल्ला होता है और लगा होता है, फिर आप जाते ही जाते हैं। लेकिन एक बार उनको पता चलता है कि यू नो आपको यू नीड टू रिप्रेजेंट योर कल्चर। जैसे अब हमारे पहले पठान भाई पहनते थे ये लंबे वाले शरारे, ऊपर वो कुल्ले। हमारे सिंधी बलोची भाई जो बड़े बड़े घेरे वाली शलवारें पहनते हैं, जो हमारे सिंधी भाई वो अजरकें पहनते हैं। अब वो लगता है क्या कहते हैं, वो अजरक डे है, यू फॉरगॉटन योर कल्चर। और अजरक डे है, किसी दिन आएगा धोती डे है, किसी दिन आएगा टोपी डे है। होना चाहिए, धोती भी आपका होना चाहिए वैसे किसी दिन। एब्सोल्युटली सर, व्हाई नॉट। पूरी दुनिया ने अपना कल्चर जाके देखे किस तरह प्रिजर्व किया हुआ है। अच्छा, वैसे मैं जाती तौर पर ना थोड़ा सा इख्तिलाफ करती हूँ, हवा चल जाए तो फिर खतरनाक है काम धोती वाला। बैकअप होना चाहिए कुछ। नहीं, हवा चले धोती बना रहते, डिपेंड करता है। जिसको धोती बांधनी आती, पाए तूफान भी आ जाए, वो धोती नहीं, और जिसको नहीं बांधनी आती वो फिर। अच्छा, मुझे ये बताएं, फ्री टाइम कहाँ गुजारना पसंद करते हैं? घर में ही या घर के अलावा कहीं करते हैं तो बताएं। घर में होता है, क्या कहते हैं, डेफिनेटली फ्री टाइम आप गुजारते हैं, लेकिन एक टाइम होता है कि जब आपको यू नीड टू हैव ए मी टाइम। सबसे अच्छा तो जैसे मुझे आई लव बीच, समंदर। अगर मुझे आप समंदर के सामने बिठा देंगे तो मैं 5-6 घंटे आराम से वहीं बैठे समंदर को देखे देखे गुजार सकता हूँ। और सोचता रहूँगा अपने बारे में? अपने बारे में नहीं, बस जो कुछ भी आएगा विल जस्ट लेट माई सेल्फ गो एंड वट एवर कम। डिटॉक्स, सफाई हो जाती है अंदर की। बेशक समंदर भी अल्लाह ताला की शान है और उसको देखते हैं। काफ़ी सारे बुजुर्गों ने भी कहा कि समंदर को देखना इबादत है, और यकीनन सुभान अल्लाह कहना चाहिए। उसकी आवाज़, उसका हुस्न लाजवाब। वो दिन कब आएगा जब पाकिस्तान की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में आप एक इनकलाब देखेंगे अदनान भाई? अल्लाह करे सर आए, दुनिया में तो आ चुका है। आप देखें ना कि पूरी दुनिया में आप नेटफ्लिक्स भी देखते हैं सर, आप अमेज़ॉन प्राइम भी देखते हैं, आप कैसे कैसे OTTs देख रहे हैं और कैसा कैसा काम हो रहा है। तो इनकलाब तभी आएगा जब सर हम वो कह सके जो हम कहना चाहते हैं। अल्लाह अकबर, यकीनन बहुत बड़ी बात कर दी आपने। कहते हैं, you didn't say anything in particular but you said it really well, माशाल्लाह से। क्योंकि आज़ादी नहीं है बोलने की सब कुछ। अगर सब कुछ बोलने की आज़ादी होती तो शायद सैरिश जवाब ना आता। आप आज़ाद हैं सैरिश? मैं यहाँ कौन आज़ाद है दला? आप आज़ाद हैं? आई डोंट थिंक सो। आप बोल सकते हैं जो आप बोलना चाहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, मुझे समझ नहीं आ रही कि राइटर्स जो हमारे अब आजकल के हैं वो भी आज़ाद नहीं है। नहीं, वो भी आज़ाद नहीं, वो कैसा कंटेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। देखिए, राइटर को आप जैसा कहेंगे ऐसा नहीं है। राइटर आपके पास अभी भी बड़े बड़े अच्छे राइटर हैं।
ज़फ़र में राज है, अली मोइन है, आपके पास है। आपने जिस तरह पे उनको आदि कर दिया है वो ऐसे ही करें। आप में से किसी ने देखा हो दिल ना उम्मीद तो नहीं है, उडारी देखा हो, वो भी राइटर्स ही है ना। आप में से क्या कहते हैं वो वाला प्ले क्या कहते हैं रकीब से देखा हो। ये वो कौन से राइटर्स हैं जिनको काम करने का मौका भी मिल रहा है और उनके लिखे हुए काम में ऑन द स्पॉट आपको 11th आवर पे एपिसोड चेंज करनी पड़ती है? वो देखिए आपके जो भी क्या कहते हैं चैनल्स के ऑनर होते हैं या जो भी होते हैं, टीम बैठी होती है, जिस तरह का वो प्ले चाहते हैं उस तरह का लिखवाते हैं। और राइटर ने भी अपने बच्चे पालने, उसके बच्चे भी स्कूलों में पढ़ते हैं, उसने बिजली का बिल देना। ये सबके बच्चे लव स्टोरियों पे क्यों पलते हैं सर? कोई सीरियस स्टोरी और नहीं मिल रही है इनको? ये लव स्टोरी में इतना पैसा है मेरा ख्याल है सर। हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री तो है वैसे, ऑनलाइन की भी सबसे बड़ी इंडस्ट्री लव स्टोरी है सर। अब क्या करें, तभी पीटीए को सब कुछ बंद करना पड़ा। लेकिन यकीनन हालात बेहतर होंगे इंशाल्लाह, वो वक्त आएगा। ट्यूब भाई हमारे साथ। ट्यूब भाई, व्हाट्स कमिंग अप नेक्स्ट? कौन से प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं आप? क्या कौन सी नई फिल्म आने वाली है? अल्लाह ताला आपकी ये वाली फिल्म तो हम सबको दिखाने की तौफीक अता फरमाए। अभी तक तो देखी नहीं हमने यार। क्या कहते हैं अभी कुल्फी आएगी, 2.5 साल आ रही है। कुल्फी 2.5 साल अभी इसमें ह्यूमर वाले कौन से कॉमेडी वाले प्रोजेक्ट कौन से? 2.5 साल मुझे कॉमेडी लग रहा है बाय द नेम ऑफ। नहीं सर नहीं, 2.5 साल बहुत सीरियस। कुल्फी मुझे लग रहा है कुल्फी है। और वही वाली बात है, जैसे मुझे कॉमेडी में अगर मैं कहूँ अल्टीमेट फिल्म कौन सी पसंद है, शायद आप लोगों में से किसी ने देखी हो, नौकर वोटी दा। नौकर वोटी दा सर, उसकी धर्मेंद्र साहब ने कॉपी बनाई थी। अच्छा, पाकिस्तानी फिल्म की धर्मेंद्र साहब ने कॉपी बनाई? सर एक कोई पाकिस्तानी फिल्म की, आईना देख लें आप, आईना की 6 कॉपी। पुरानी फिल्मों की आप बात कर रहे होंगे, अब नहीं बन रही है ऐसी। सर वो रैटाटूई की एक लाइन में हमेशा बोलता हूँ, उसकी मैं फिर आपको मिसाल देके भी साबित करूँगा। नॉट एवरीबडी कैन बी ग्रेट आर्टिस्ट, बट अ ग्रेट आर्टिस्ट कैन कम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। दलीप कुमार साहब, राज कपूर, पृथ्वीराज, देवानंद, मोहम्मद रफ़ी, ऑल वेंट फ्रॉम पाकिस्तान, जिन्होंने 47 के बाद इंडिया की इंडस्ट्री को संभाला। सुनील दत्त साहब, गुजरात। इतना बड़ा इंडिया संभाल कौन रहे हैं? किस्सा पेशावर के लोग इंडस्ट्री को। अच्छा, लेकिन वैसे मैंने अब ये देखा है, मूवीज़ तो खैर उस लेवल की नहीं बन रही, हमारे यहाँ फिल्म इंडस्ट्री सवाल पजीर है, लेकिन जो डॉक्यूमेंटेड बेस्ड आजकल का टैलेंट जो कुछ कर रहा है, जो सोशल मीडिया पे डाल रहा है, यूट्यूब पे, मैं कहती हूँ दंग रह गई मैं। आपने कहा हमारी इंडस्ट्री सवाल पजीर है, नहीं मैं इसको बात को नहीं मतलब उस लेवल की फिल्म उस तरह बन नहीं रही है जैसे बननी चाहिए। मौलाना बनाई 300 करोड़ किया आपने, उसकी मेकिंग, उसके कंटेंट के साथ भाई 2-3 साल में एक मूवी आ रही है ऐसी। तो आप देखें ना कि खाली एक पूरी सोसाइटी का भी तो एक होता है ना, कि कहते किरदार होता है। आपके सिनेमा कितना रह गया? मैं जब छोटे से बड़ा हो रहा था तो फैसलाबाद में 32 सिनेमास थे, अब टोटल पाकिस्तान में क्या कहते हैं 22 करोड़ आवाम में क्या कहते हैं 150 स्क्रीनें भी नहीं है 22 करोड़ आवाम के लिए। आप डिवाइड तो करें उसको। अगर आप कहते हैं जी मौला जट ने बड़ा क्या कहते हैं बिजनेस किया, 200 करोड़ तो उसने बाहर किया, 100 करोड़ उसने पाकिस्तान में किया। आजकल 500 रुपये की कम से कम टिकट तो है, तो कितने आप जो है 500 की टिकट है तो 500 को कितने 2 लाख लोगों ने फिल्म देखी तो 100 करोड़ किया, 2 लाख लोगों ने देखी, 22 करोड़ में से 2 लाख लोगों के लिए आप फिल्म बना रहे हैं। वो इन्हें इस पे काम होना बहुत बाकी है अभी। अगर बहुत सारी चीजें कि ये आप अपने कल्चर को, अभी कल्चरल पॉलिसी नहीं है। डू यू हैव एनी कल्चरल पॉलिसी? आप क्या बातें कर रहे हैं? हम तो यहाँ बैठे हुए हैं, आपके काम को बड़ी दिनों के बाद उन्होंने एक प्रोफेशन एक्सेप्ट किया। सही 60 साल के बाद तो उन्होंने एक्सेप्ट किया कि यानी आपकी राय के सवाल पजीर नहीं कह सकते, लेकिन ये है कि काम हो रहा है, लेकिन इसको बड़े लेवल पे होना चाहिए और वो सरपरस्ती ले, कोई ऑन करे फिल्म इंडस्ट्री को, तो चीजें बेहतरी की तरफ जानी चाहिए, स्क्रीन्स मिले, लोग देखें, टैलेंट को मौका मिले। साहब, थैंक यू सो वेरी मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। प्लेजर, बड़ा मजा आया आपसे बात करके। अल्लाह ताला आपको और तरक्की दे, इंडस्ट्री को और तरक्की दे और आपसे और भी सारे अवार्ड्स दिलवाए, एकेडमी भी हो, ऑस्कर भी हो, दूसरे भी हो। आमीन। ब्रेक लेते हैं, अब ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। वेलकम बैक टू दुनिया बोल। अब तलहा हम उसी खबर की तरफ आ रहे हैं जिसका हवाला मैंने शुरू में दिया था कि जब कोई अफसोसनाक वाकया किसी अस्पताल में पेश आता है तो डॉक्टर्स की शामत आ जाती है, कुछ अहले खाना
जो चढ़ दौड़ते हैं डॉक्टर्स पर और उनका ये इस्तेसाल है, उनके साथ ज्यादती है। चिल्ड्रन अस्पताल में डॉक्टर पर तशद्दुद के खिलाफ पंजाब भर के सरकारी अस्पतालों में इस वक्त यंग डॉक्टर्स एहतजाज कर रहे हैं। सदर YDA पंजाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर मुदस्सिर, वेलकम टू दुनिया बोल है। थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। अब जो सूरत हाल है डॉक्टर मुदस्सिर, यकीनन इट्स वेरी सैड, बड़े अफसोस की बात है जिस तरीके से डॉक्टर्स को तशद्दुद किया जाता है, निशाना बनाया जाता है, नहीं होना चाहिए ऐसे। लेकिन ऑफ कोर्स इट्स अ नोबल प्रोफेशन, बड़ी जिम्मेदारी डॉक्टर साहब आप लोगों पर आयद होती है। अब आपने OPDs बंद कर दिए हैं, हज़ारों लोग मुश्किलात का शिकार हैं, वो आप तनकीद कर रहे हैं कि आप लोगों को OPDs बंद नहीं करनी चाहिए थी। क्या कोई और रास्ता नहीं OPDs बंद करने के अलावा डॉक्टर मुदस्सिर? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया, आपने एक अहम इशू को उठाया। सर इशू ये है, मेन प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो जब हम जिन मरीजों की आप बात कर रहे हैं ये बेसिकली उन्हीं के हकूक है प्लस डॉक्टर्स के हकूक हैं। हमें आप क्रिटिसाइज तो लोग कर रहे हैं लेकिन हम भी इसी मुल्क के बासी हैं, हमारे भी कुछ बुनियादी जो है वो हकूक है, हमें भी ये हक हासिल है कि हमारे जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और ये बारहा, एक बार नहीं है, बारहा इस तरह हो रहा है। अभी प्रोटेस्ट में अगर हम पिछले 5-6 दिन से हैं तो इसमें भी 7 से 8 जगह पे जिसकी FIRs भी हैं, जिनमें से 3 FIRs हेल्थ मिनिस्टर साहब ने खुद करवाई हैं कि डॉक्टर्स पे फिर तशद्दुद हो रहा है। वजह क्या है? सहूलियात है नहीं है। मरीज जो है वो बेचारा जब अस्पताल में आता है वो इस आस इस उम्मीद से आता है कि मैं सरकारी अस्पताल में जा रहा हूँ तो मेरा इलाज अच्छा हो जाएगा, मुझे मुफ्त अद्वियात मिल जाएंगी, मुझे बेड मिल जाएगा, मेरे टेस्ट हो जाएंगे, मुझे सहूलियात मिल जाएंगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। जब सहूलियात के ना होने की वजह से मरीज की खुदा ना खासा जान चली जाती है तो उसको लगता है कि ये डॉक्टर जो, क्योंकि जो एंड जिसके साथ उसका सामना वास्ता पड़ रहा है वो डॉक्टर है, तो उसको लगता है कि डॉक्टर ने मुझे दवाई नहीं दी, मुझे बेड नहीं दिया। डॉक्टर मुदस्सिर, आप लोगों का मुतालबा क्या है? क्या आपके मुतालबात हैं जो आप चाहते हैं कि उनको हकीकत है? तो देखिए डॉक्टर साहब, आप भी सोसाइटी का हिस्सा हैं, पले बड़े हैं, जान और माल तो किसी की महफूज नहीं है, आपकी कैसे हो? सर हम क्या मांग रहे हैं? सिक्योरिटी बिल। जब तमाम डिपार्टमेंट को आपने वकला को सिक्योरिटी बिल दिया है, आपने जजेस को सिक्योरिटी बिल दिया है, आपने इंजीनियर्स को सिक्योरिटी बिल दिया है, हम कह रहे हैं एटलीस्ट अगर कोई आता है आके आपके रूल ऑफ लॉ को, हॉस्पिटल का कोई सिक्योरिटी बिल ही नहीं है। मतलब कोई भी आए अस्पताल में आके जो मर्जी करे, उसको पूछने वाला कोई नहीं है। आप ये अगर चिल्ड्रन हॉस्पिटल के वाकये की बात करें तो हमारा निजाम ऐसा है कि आप सब मीडिया के दोस्तों के पास उसकी फुटेजेस मौजूद है। वो सारा जुल्म बर्बरियत होने के बाद भी जो FIR कटी, अगर हम प्रोटेस्ट ना करते तो वो पता क्या थी कि उन्होंने आके हॉस्पिटल में गालम गलोच की है। इस पे क्या होता है, वो वेरी नेक्स्ट डे दोबारा वो बेल पे रिलीज हो जाते हैं। उनकी और ज्यादा हौसला अफजाई हमारा ये निजाम करता है ताकि वो दोबारा हॉस्पिटल में आए जहाँ पे पहले ही सहूलियात कम है, वहाँ आके मजीद तोड़ फोड़ करे, वहाँ पे आके वेंटिलेटर्स को नुकसान पहुंचाए। नहीं तो डॉक्टर मुदस्सिर, अगर ये सूरत हाल होती है कि सहूलियात आप लोगों के पास पूरी नहीं है जो कि आप पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सकें, तो आप लोग पहले ही क्यों नहीं उन्हें बता देते कि भाई ये चीज अवेलेबल नहीं है, आप यहाँ से कहीं और ले जाएं? मैडम ये एक दफा नहीं, ये एक दफा नहीं है। आप इमरजेंसी में एक पेशेंट आया, मैं आपको एक सिर्फ छोटा सा एक सिचुएशन बताता हूँ जो आज पंजाब के हर अस्पताल की इमरजेंसी में मौजूद है। वो ये कि एक दिल के आर्जे के साथ एक मर्ज इमरजेंसी में आता है, मरीज आता है, आपने कुछ सेकंड या मैक्सिमम मिनट के अंदर एक इंजेक्शन लगाना होता है जो 4 से 5 हज़ार रुपए का आता है। हम उसको फौरन, डॉक्टर ने मर्ज को तशखीस किया, डॉक्टर का काम क्या है, मर्ज को तशखीस करे, दवाई लिख दे, उसकी जिम्मेदारी पूरी हो गई। वो जब मरीज बाकी अस्पताल की फार्मेसी में जाता है उसे पता चलता है कि ये तो इंजेक्शन आ ही नहीं रहा, वो बाकी फिर डॉक्टर के पास आएगा। हम उसे कहेंगे अगर आपने लेट कर दी तो आपके मरीज की जान चली जाएगी, बाकी बाहर से ले आए। जब बाहर वो इंजेक्शन 5,000 6,000 का होता है जिसकी वो बेचारे की हफ्ते के इतना खर्चा नहीं होता, तो वापस आके हमें कहता है कि फिर अल्लाह की सुपुर्द हमें जो है वो आप डिस्चार्ज कर दें, इसी तरह मरीज की डेथ हो जाती है। तो वो उसके लवाहिकीन के ज़हन में क्या आता है कि डॉक्टर ने एक दफा देख के बस एक दवाई लिख दी, हमारे मरीज को देखा नहीं और हमारी जान चलेगी। वजह ये है कि जो जरूरी उस टाइम विद इन मिनट्स इंजेक्शन चाहिए था सरकार ने प्रोवाइड नहीं किया, मरीज की जेब में पैसे नहीं है, तो वो डॉक्टर जिसके ऊपर वो गुस्सा वो उतारा जा रहा है, दोनों तरफ की मजबूरियों का जो भड़ास है वो निकाली जा रही है, उसका क्या कसूर है? बिल्कुल सही बात है। पहले ओवर बर्डन्ड है। लेकिन मैं ये भी तो सोचता हूँ डॉक्टर साहब कि सिक्योरिटी गार्ड्स तो होते हैं ड्यूटी पर मामूर, वो अपना काम नहीं करते। सर अभी अगर आप किसी भी हॉस्पिटल का थर्ड पार्टी ऑडिट करा लें, किसी भी हॉस्पिटल का बाय एनी मीन्स, आपको सबसे पहली चीज नजर आएगी कि जो अमला अगर 100 की जरूरत है तो 40 है। वो चाहे नर्सिस हैं, पैरामेडिक्स हैं, डॉक्टर्स हैं, खाक रूप हैं, जेनिटोरियल स्टाफ है, गार्ड्स हैं,
उसके बाद अगली सितम ज़रीफी क्या है कि जब आप वो गार्ड्स को देखते हैं तो वो 15-15, 20-20, 25-25 गार्ड जो है वो अस्पताल की जो इंतजामिया है ना, या उनकी सिक्योरिटी पे मामूर है या उनके घरों पे मामूर है। तो वार्ड तो आप मीडिया के दोस्त सारे कवर करते हैं, किसी भी टाइम कैमरा लेके किसी भी जगह पे चले जाएं, आपको पता चल जाएगा कि कितनी की सिक्योरिटी मौजूद है। क्या यही वजह है कि डॉक्टर्स मुल्क छोड़ के बाहर जाना पसंद कर रहे हैं आजकल? सर 70% चले गए। अभी आप, अगर मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने जो आपकी रिसर्च टीम है उनसे पता करें, जो बाहर के लिए एग्जाम्स होते हैं, OET एग्जाम्स होते हैं, या डॉक्टर्स के लिए प्लैब होता है, UMLE होता है, SMLEs होते हैं, इन पे इस टाइम जो है वो 2-2, 3-3 साल की पाइपलाइन चल रही है। इतने ज्यादा लोगों ने, डॉक्टर्स ने अप्लाई कर दिया हुआ है। वजह क्या है? नंबर 1, सबसे पहले वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी। नंबर 2, आपका फ्यूचर सिक्योर। नंबर 3, यहाँ पे अगर आप एक डॉक्टर को 90,000 से 1 लाख पे मिल रही है, वहाँ पे वही पे 20 से 25 लाख है। काम इससे आधा है, इज्जत इससे डबल है, तो अब वो क्यों ना ब्रेन ड्रेन हो। सही। अच्छा, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं डॉक्टर मुदस्सिर। अभी मुझे ये बताइएगा कि अभी जो आपके मुतालिबात हैं, आपकी बातचीत किससे चल रही है, किस स्टेज पर पहुंची है? मैडम ये पिछले 6 साल से जो हो रहा है, इस दफा भी वही हो रहा है। आज से 4 माह पहले म्यो और लेडी वेलिंगटन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर साहब की डेथ हुई, वो भी इसी तरह की इन्हीं वजूहात की वजह से हुई। हमें प्रोटेस्ट करना पड़ा, OPD की प्रोटेस्ट की हमने। जब फिर हेल्थ मिनिस्टर साहब और सेक्रेटरी साहब हमारे साथ बैठे, उन्होंने हमारे साथ चंद वादे किए, चंद नोटिफिकेशन की। 5 माह बाद फिर दोबारा वाकया होता है, हम फिर दोबारा आते हैं और हम वहीं पे खड़े हैं जहाँ पे हम 5 माह पहले खड़े थे। वही सिक्योरिटी बिल मांग रहे हैं, वही सहूलियात मांग रहे हैं। तसल्ली तो हमें दी जाती है, अमली इकदाम आज की तारीख तक 0 है। और अगर अमली इकदाम ना हुआ तो आप लोग अब क्या करेंगे? व्हाट्स योर नेक्स्ट स्टेप? सर हम मजबूर हैं, अब हम मार तो खा ही रहे हैं। तो जहाँ पे जानो माल की बात आ जाए, वहाँ पे तो आपका दीन भी आपको इजाजत देता है कि आपको हक हासिल है कि आप पहले अपना डिफेंड करें, अपनी जान को बचाएं। फिर पर मैं सोच रहा हूँ डॉक्टर साहब, आपने इतनी पढ़ाई की है, इतनी मेहनत की है, इतने सालों साल लगा दिए हैं इस मकाम पर पहुंचने के लिए। क्या डंडे खाने के लिए, क्या एहतजाज करने के लिए, क्या FIR को मुंह देने के लिए? सर क्या करें, हमारे पास और कोई, मैं आपको ईमानदारी से बात बताऊं, हर चीज से हटके इस टाइम पाकिस्तान में सिर्फ वो डॉक्टर मौजूद है जिसकी मजबूरी है कि वो फैमिली को छोड़ के नहीं जा सकता, या उसके पास जो है वो एग्जाम की डेट आने के लिए 1-2 साल है। वरना मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, आप अपने रिसोर्सेज से चेक कर लें, आप वीजा कंपनी से या एयरपोर्ट से देख लीजिएगा, आपको अगले 2 से 3 साल में यहाँ से 70% डॉक्टर बाहर मूव होता नजर आएगा। अच्छा, तो अभी तो डॉक्टर मुदस्सिर, जो मुझे आपकी बातों से समझ आया, आपका कहने का मकसद ये कि अगर हमें मारेंगे तो हम इन्हें मारेंगे? नहीं, हमारे पास एक ही काम है, हमारे पास एक हथियार है जो हमारे मुल्क ने हमें दी है, जो आइन हमें देता है कि हम पूरा में एहतजाज करें, वो हम कर रहे हैं। और अगर आज भी मैं OPDs की बात करूँ ना, तो हमें मरीजों का एहसास है, हमें मसीहा करे, तो हमने इमरजेंसी सर्विसेज खोली है और उसमें अपने तई हुकूमत ने हमें नहीं कहा, ना उनके डर की वजह से, अपनी बुनियादी जिम्मेदारी की वजह से हमने इमरजेंसी में अमले की तादाद बढ़ा दी है, हमने वार्ड में अमले की तादाद बढ़ा दी है, वहाँ पे ज्यादा डॉक्टर्स कर दिए, OPDs के बाहर हमारी। तो डॉक्टर मुदस्सिर, ये जो अभी आपने जिस इशू पर बात की मेडिसिन के, जो कि सरकार प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो जब आप लोग उनसे वजह पूछते हैं तो उसकी वजह वो क्या बताते हैं, क्यों नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं वो लोग? मैडम इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा है, हॉस्पिटल को अपग्रेड नहीं किया जा। मतलब अगर हम अगर सर्विसेज हॉस्पिटल की बात करें तो डॉक्यूमेंटेशन में ये 800 बेड का हॉस्पिटल है, और वहाँ पे इस टाइम करंटली जो मौजूद है वो 1700 बेड है। इसी तरह OPDs में इन्होंने 10-10 साल से रिकॉर्ड ही नहीं लिया, यार्डस्टिक को अपडेट ही नहीं किया, इनको ये पता ही नहीं है। इसकी सबसे बड़ी मिसाल क्या है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में, जहाँ से एक मशहूर जो है वो जुमला बोला जाता है कि ये मरीज सीरियस है, इसको लाहौर ले जाएं। लाहौर में आखिरी टर्शरी केयर हॉस्पिटल जो सबसे बड़ा बना है वो 1991 में जिन्ना हॉस्पिटल बना है, आज से 30 साल पहले, 31 साल पहले। तो सहूलियात उधर है, तो इससे सीरियसनेस का अंदाजा लगाया जा सकता है इनकी। लेकिन एट द सेम टाइम डॉक्टर साहब, मेरा आपसे एक मेरी इल्तमास भी है और एक मेरा एक शिकवा भी है। वो ये है कि आप लोग जानते हैं कि मुल्क में गुर्बत में इजाफे की सबसे बड़ी वजह इलाज मुआलजे के अखराजात हैं। कोई गरीब आदमी बीमार हो जाए तो वो भाईजान सड़क पर आ जाता है। जो कीमोथेरेपी वाली गोली जो आई हुई है आजकल, जो इंडिया में 300 रुपए की एक गोली है, वो 21 गोलियों का जो पैक यहाँ पर मिल रहा है वो कोई 4.5-5 लाख रुपए का मिल रहा है। यहाँ पर सिर्फ फार्मास्यूटिकल्स और जो मेडिकल इंडस्ट्री है
वो भी पाकिस्तानियों की खाल उतार रही है, लेकिन उस खाल के ऊपर डॉक्टर्स खामोश रहते हैं क्योंकि उनके तो वारे न्यारे हैं, उनको पैसे मिल रहे हैं। फार्मास्यूटिकल वाले अलग खर्ची देते हैं, टिकटें देते हैं बाहर घूमने की, और हॉस्पिटल से अलग पैसे लेते हैं। उसके ऊपर आप लोग खामोश रहते हैं, आवाज नहीं उठाते हैं। शायद ये कारमा है सर, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। सर इस पे अगर आप मेरे से यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन पंजाब का मौकफ लें तो मैं आपके प्रोग्राम में अभी अपनी प्रेस रिलीज जो हमने अभी सिर्फ 2 दिन पहले रिलीज की है इन्हीं कंपनीज के ऊपर कि जो अखराजात दवाइयाँ हैं जो वो उनकी 3-3, 4-4 गुना प्राइसेस क्यों बढ़ रही हैं, उनको बेलगाम क्यों किया हुआ है, मेडिकल स्टोर पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं है, इसके ऊपर हम बिल्कुल खड़े हैं। इसमें मैं वाज़ह तौर पे आपको कहता हूँ कि अगर कोई भी डॉक्टर इन्वॉल्व है, एथिकली मॉरली हमारा राइट ही नहीं है, ना हम कभी भी उसको डिफेंड करेंगे बल्कि उसको सजा दिलवाने में भी पेश होंगे। तो हम ये तो चाह रहे हैं कि आप रूल बना दें। जी, बड़ी अच्छी बात है कि आप काली भेड़ों का खात्मा आप खुद भी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुदस्सिर, इट वाज प्लेजर टॉकिंग टू यू। जो बातें कही, हमारी कोशिश है कि अरबाब इक़्तिदार के कानों तक पहुंचें, डॉक्टर्स को उनका हक दिया जाए, फार्मास्यूटिकल और मेडिसिन इंडस्ट्री के अंदर जो लूप होल्स हैं उन्हें दूर किया जाए ताकि ये मसले रोज़ रोज़ पेश ना आए। कब से आए जा रहे हैं और कब से आवाज़ उठाए जा रहे हैं, वो इस तरह ही है जिस तरह मैट्रिक और इंटर के इम्तिहानात में हर साल चीटिंग होती है, हर साल खबरें चलती हैं और हर साल हम भूल जाते हैं। सही, चलें जी, इसी सारी सूरत हाल पे बात करते हैं जो मुल्की हालात हैं। आगा बहिश्ती में ज्वाइन कर चुके हैं, वो बताएंगे कि सितारे क्या बता रहे हैं, कभी सुधरेंगे भी हालात या ऐसे ही रहेंगे। आगा साहब खुशामदीद, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगा साहब क्या लग रहा है आपको अभी हमारी डॉक्टर साहब से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि 70% डॉक्टर्स पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं और जो यहाँ पर मौजूद हैं वो या तो किसी न किसी मजबूरी की वजह से है या फिर टेस्ट का इंतजार कर रहे हैं कि 1-2 साल टेस्ट में बाकी है। तो क्या ये सब डॉक्टर्स यहाँ से चले जाएंगे? पाकिस्तान में डॉक्टर्स का कोई मुस्तकबिल नहीं? सहरिश और तला, आप दोनों को मेरी तरफ से और देखने वालों को वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह, देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। देखें, बुनियादी तौर पर अगर मौजूदा हालात देखा जाए तो हम सितारे शनास सियासत से निकल कर बात करेंगे कि कोई माने या न माने, हम अपनी इल्मी एक राय देते हैं। इस वक्त हम सितारों के जरिए जो चीज़ें देख रहे हैं उससे उस दिन तला भाई ने जो बात की ना, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। तो मेरे तो दिल चाहते हैं मैं पूरी पाकिस्तान को मशवरा दूँ, आप सब चले जाए यूरोप अमेरिका जाके शिफ्ट हो जाए। हालात बिल्कुल ठीक नहीं है जो हम देख रहे हैं या जो हम टीवी पे देख रहे हैं। इंडिया की गुर्बत देखें, इनकी टीवी चैनल आप ड्रामा देखेंगे तो ऐसा लगेगा पूरी इंडिया अमीर है। जब आप इंडिया जाकर देखेंगे ना तो खाने के लिए पाकिस्तान की आबादी से ज्यादा भूखे रहते हैं वहाँ पर। तो अब हमारी भी ये हालत यहाँ पाकिस्तान में होने वाली है या बल्कि हो चुकी है। तो मुझे इंतहाई अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि आने वाला वक्त अगर ये नहीं रुक गया, अगले 2-3 महीने में मामला सियासी दायलाक और बेहतर मुस्तकबिल की तरफ मैं और आप नहीं बढ़ गए, हमारा आला जो ओहदेदार है, अज़्मदारान है, पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, खिदमत करते हैं, वो मिलकर इसका कोई हल नहीं निकालेंगे ना। सहरिश में आपको बता दूं, हम तबाही के दाने क्या तबाही के हालात से गुजर कर हम सिर्फ इंडिया के तरह जो ड्रामों में खूबसूरती नजर आती है अब पाकिस्तान में भी ये नजर आती है। तो आगा साहब, बेहतरी की तवक्को हम कब रखें? आपके सितारे क्या बता रहे हैं? 2 महीने, 3 महीने, 1 साल, 1.5 साल? मुझे देखिए, मैं 13 जमाती इत्तिहाद के सितारे भी चेक करता हूँ, हमारी जो तहरीक इंसाफ है उसके भी सितारे चेक करता हूँ, दोनों पार्टियों के देखता हूँ। सिर्फ और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जरिए पाकिस्तान के हालात बेहतर होते हुए नजर आते हैं। सिर्फ एक खुशखबरी है, वो बिलावल के लिए और आसिफ अली जरदारी के लिए। उनकी पोजीशन आसिफ अली जरदारी की बल्कि तो नहीं हुई है, बिलावल की पोजीशन थोड़ी सी ऊपर आ चुकी है। इससे थोड़ी सी मुझे लगता है कि आने वाला वक्त बिलावल का शायद किस्मत में काफी बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। बाकी रह गई कि बुनियादी तौर पर जब तक ये जो जमातें मिलकर तहरीक इंसाफ और 13 जमातें इत्तेहाद मिलकर पाकिस्तान के लिए नहीं बैठेंगे और उसके साथ साथ हमारे ताकतवर हल्के साथ नहीं बैठेंगे, सरिश मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूँ और जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि हम इस वक्त डिफॉल्ट है या हो चुके हैं। मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान के कोई एक अच्छा सितारा मुझे नजर आ रहा हो कि आने वाले वक्त में कोई खुशियां हैं या कोई हालात बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं। जानबूझकर हालात खराब की जा रही है और मामलात जो है वो गड़बड़ हो रहे हैं। जी, मेरे एक दोस्त हैं बेहश्ती साहब, उवैस लगारी, उन्होंने मैसेज किया है, वो जानना चाह रहे हैं आपसे कि वो नौकरी स्विच करें या ना करें। तारीख पैदाइश है 14/3/1982।
अच्छा देखिए अवैस लगारी के मैं तो जायचे जो बनाता हूँ उसका नाम उसकी वालिदा और वालिद के नाम से बनाता हूँ। अगर वो आप मुझे मैसेज करेंगे तो चले मैं मैसेज कर देता हूँ, हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो उनकी ख्वाहिश पूरी कर दें फिर हम, और इंशाल्लाह वो जायचे मुकम्मल जायचे बना के दे दूंगा। ये तो नहीं कि उसके बचपन से बुढ़ापे तक उसकी शादी सब कुछ। आगा साहब इलेक्शन कब हो रहे हैं? मेरे हिसाब से तो यही है कि नवाज शरीफ का भी पाकिस्तान आमद किसी वक्त ऐलान होने वाली जून के तकरीबन 15, 16 या 20 के दरमियान जरूरी यकीनी तौर पर, और मुझे तो लगता है अक्टूबर में हर हाल में होंगे, क्योंकि उसके बाद पाकिस्तान के बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक हालात थोड़ा सा मसाइल में है पाकिस्तान, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो इसकी बुनियाद पे मैं कह सकता हूँ अक्टूबर में 100% इलेक्शन होंगे। और महंगाई कब कम होगी? महंगाई का तो सरिश मैंने अभी तो यही तो मैंने अर्ज किया, कोई चीज नजर तो नहीं आ रही। अगर हम उस हालत पे पहुंच चुके हैं कि जहां पर वापसी मुश्किल है, इसी तरह महंगाई भी वापस होना मुश्किल है। बढ़ेगी कम होना में मुझे नहीं लगता है कि पाकिस्तान में कोई मौजूदा होने वाला। हाँ, आप जैसे लोग मेहनत करने वालों पाकिस्तान के हमदर्द, हर फील्ड में जो लोग पाकिस्तान के लिए मुखलिस होकर काम करे, हर इदारा काम करे, तो यकीनन बहुत सी चीजें ठीक हो सकती है। फिलहाल हालात सितारों की दुनिया से पाकिस्तान के लिए बिल्कुल ठीक। बहिश्ती साहब, कुछ दिनों पहले आपने हमारे प्रोग्राम में किसी शेख की बेटी का जिक्र किया था, वो वीडियो बड़ी वायरल हुई है, तो मैं जानना चाह रहा हूँ शेख की बेटी खैरियत से हैं? बिल्कुल, वो शेख की बेटी, और वो तो आपको पता है, मैं बता दूं, वो जुहैब अहमद नाम है और उसकी बेटी के नाम हफ्जा है। और वो ये जो उन्होंने ऐलान किया है कि आपको ये मैं बता दूं कि उन्होंने दुबई में है 25 साल से, उन्होंने अपनी जायदाद जो अरबों की जायदाद है और बाद जिंदगी शौकत खानम को डोनेट करेंगे, और साथ साथ कहते हैं कि जितने पाकिस्तान के कर्जे हैं वो हम अदा करने के लिए तैयार हैं। और ये सिंसियर होकर तैयार है, ये नहीं कि वो $1 अरब कहते हैं कि मैं पाकिस्तान। तो आपका जिसने राब्ता करवाया उनसे, क्या वो इदारों से भी कराए ना, हुकूमत से कराएं, ताकि वो मैं सोच रहा हूँ बहिश्ती साहब, मेरा दुबई जाना हो रहा है अगले हफ्ते, तो मैं मुलाकात कर रहा हूँ उनसे, पूछूं किस तरीके से अदा होंगे ये कर्जे। तला भाई आप जरूर जाएं, और बहुत जबरदस्त इंसान है और बहुत आला और पढ़ा लिखा इंसान है, पाकिस्तान से मोहब्बत है, वो रोता है पाकिस्तान के लिए। कहते हैं मैंने जो कुछ कमाए हैं वो मैं $1 अरब, अगर वो एक पार्टी के वो मुनासिब है नहीं, मुझे नहीं पता कि अगर खान साहब आता है तो कहते हैं मैं $1 अरब पाकिस्तान उसी रात मुंतकिल करूंगा। कह रहे तो अब आप देखें इस तरह के इश्क तो करने वाले हैं ना चेयरमैन साहब के साथ, तो पाकिस्तान के साथ मोहब्बत करने वाले दुनिया में भरे हुए, अगर हम इनको जाकर बात करें, मिले, हमारे इदारे जाकर बात करें, तो पाकिस्तान की ये गुर्बत से निकल सकता है। जी चलें, वो सुन रहे होंगे आपको यकीनन, जब वीडियो पहले बारी वायरल हुई है तो ये भी वो सुन रहे होंगे कि क्या सूरत हाल हो सकती है। आगा साहब, मुझे ये बताएगा कि ये हफ्ता कैसा रहेगा, सितारे क्या बता रहे हैं, होरोस्कोप अगर आपके पास है तो वो शेयर कीजिए। देखिए, इस दफा मैं जर्नल में हर बंदा जो पाकिस्तान में रहता है सबके ऊपर मैंने चेक करा था रात के 12 बुरुश में क्या चीजें नजर आती है ना, तो फिर मैं तो सितारे शिनास हूं ना, आपके सियारा आपके सितारे से मैं देखता हूँ, बुरुज के हिसाब से देख रहा था। 12 के 12 बुरुज मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूँ जो पाकिस्तान में रहते हैं, माली गर्दिश में रहेंगे, नुकसान में रहेंगे, परेशानियां मौजूद हैं। सिर्फ 3 बुरुज दालू, हूत, सरतान, ये तीनों के लिए कारोबारी मौके बहुत मिलेंगे, नए सफर ये रास्ते बनाएंगे, शादियों के मामलात है वो बेहतर करेंगे, जिंदगी के बारे में नए फैसले करेंगे, मकान तामीरात में उस पर आगे बढ़ेंगे। ये लोग भी थोड़ा सा मामलात में डिस्टर्ब रहेंगे। बाकी जितने जो है वो 9 जो सितारे हैं, 9 जो बुरुज हैं, हम कह सकते हैं उसमें काफी मसाइल। अच्छा, वैसे आगा साहब बताइएगा जरा पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए, जायचा बनाने में कितना वक्त लगता है आपको? अगर हम ईमानदारी से जायचा बनाएं तो तकरीबन 3 घंटा लगता है। और क्योंकि आपके पहले तो हम सियारा बनाते हैं, सियारा निकालते हैं, फिर जिस कंट्री में रहे तो उसके सियारा और आपके सियारा के जो है वो अदद निकालते हैं, अदद के बाद फिर आपके सितारे निकालते हैं, सितारे के बाद फिर आपका घर ढूंढते हैं, आपकी शादी के घर, औलाद के घर, जायदाद के घर, बीमारी के घर, मुस्तकबिल का हालात, वाकयात, उन घरों के अंदर उन सितारों को जो आपके घर में बैठे होते हैं, यानी मेहनत वाला काम है ये। वरना वो अक्सर होता है ना कि दोस्त अहबाब आपको ऐसे ही बोल देते, तरह हमारा देखिएगा जायचा क्या कह रहा है, लेकिन ये आसान नहीं है। अभी तला भाई ने कहा ना,
भी तला भाई ने कहा जायचे देखो, तो मैं तला भाई को तो टाल नहीं सकता ना, वैसे भी मेरी पसंदीदा आवाज है, पूरे पाकिस्तान की पसंदीदा। कर दी ना तारीफ आपने, शुरू में नहीं की तो एंड में कर दी। मौला आबाद रखे, सदा आबाद रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आगा भाई। और यकीनन मैं आपको बताऊं, मेरी तो कोई औकात नहीं है, माशाल्लाह आप जितने आपकी मशहूरी की वजह से हम मशहूर हो जाते हैं। थैंक यू सो वेरी मच आगा बहिश्ती साहब। इंशाल्लाह ताला आपसे राब्ते में रहेंगे। और अब प्रोग्राम का इख्तिमाम होता है इस उम्मीद और दुआ के साथ कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला सियासी, मुआशी, मुआशरती हर बुराई से पाक करे और तरक्की की राह पर गामजन करे। तलहा को सारिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। आजकल जिंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम, जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफ़े अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।